नमस्कार दोस्तों, स्त्री काल के यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है। मैं मनोरमा और आज फिर हम एक समसामयिक मसले पर लाइव चर्चा के साथ हाजिर हैं। आज हम लोग बात कर रहे हैं अनुराग कश्यप के बयान पर जो बवाल मचा हुआ है, उस पर बात कर रहे हैं। बात बहुत साधारण सी थी और उनकी एक प्रतिक्रिया थी जो उन्होंने सार्वजनिक पोस्ट की सोशल मीडिया पर, जो उनकी फिल्म फूले के रिलीज से जुड़ा हुआ था, जिसकी रिलीज तारीख 11 अप्रैल थी, जिसको सेंसर बोर्ड को उसके कुछ दृश्यों पर आपत्ति थी। उस आपत्ति के कारण उसकी रिलीज डेट को टाल करके 25 अप्रैल किया गया। तो उसी के संदर्भ में अनुराग कश्यप ने अपनी टिप्पणी की और उस टिप्पणी में उन्होंने कहा कि मोदी जी ने कहा था कि भारत में तो जातिवाद खत्म हो चुका है और और ये संतोष फिल्म एक आई है जिसे अभी एक अवार्ड भी मिला है, एशियन फिल्म अवार्ड का, और उसके साथ वो ऑस्कर में भी भेजी जाने वाली फिल्म है। हमारे यहाँ से नहीं, ब्रिटेन से शायद गई है वो। और हमारे यहाँ अभी वो फिल्म रिलीज नहीं हुई है, इसलिए हम उस फिल्म को देख नहीं सकते हैं, ना हॉल में, ना ही जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है तमाम वहां पर। तो उसी के संदर्भ में उन्होंने कहा कि धड़क और उसके साथ साथ धड़क 2 की स्क्रीनिंग के का भी उन्होंने जिक्र किया कि उसके समय सेंसर बोर्ड ने कहा था कि सेंसर बोर्ड ने कहा था कि मोदी जी ने भारत में जातिवाद खत्म कर दिया है, ये कहा था। और जब जातिवाद खत्म कर दिया था तो फिर अब ये क्या है, अब ब्राह्मणों को फूले से समस्या है। जब जातिवाद है ही नहीं तो ब्राह्मण किस बात के, आप कौन है, आप क्यों जल रहे हैं? जब जातिवाद नहीं है तो फिर ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले क्यों थी? और उनकी इसी टिप्पणी के बाद काउंटर टिप्पणी कई सारी आई, कुछ उनके समर्थन में भी थी, कुछ उनकी ट्रोलिंग भी कई। उसी ट्रोलिंग के जवाब में जो उन्होंने कहा उसको लेकर के बवाल मचा हुआ है। अब उसके बाद जब कहीं से उन पर एफआईआर करने की बात हुई, माफी मंगवाने की बात हुई, तमाम जो सेलिब्रिटी है, नेता है, सबकी सियासत शुरू हो गई। कुछ बयान मनोज मुंतशिर दे रहे, ऐसे ही तमाम तरह के लोग जो है वो अनुराग कश्यप के विरोध में बयान दे रहे हैं, ब्राह्मणवाद के समर्थन में और या ब्राह्मण गौरव पर। और दूसरी तरफ में कुछ जो है उस तरह के बयान भी है जो अनुराग कश्यप के समर्थन में। तो बहरहाल उन्होंने, अनुराग कश्यप ने इन सब के बाद अपनी सोशल मीडिया पर जो इंस्टाग्राम पर जो है स्टोरी पोस्ट की, उस स्टोरी पर लिखा कि अब मेरी माफी है, लेकिन मेरी पोस्ट के लिए माफी नहीं है, बल्कि उस एक पंक्ति के लिए जिसे संदर्भ से बाहर लेकर बात की जा रही है और नफरत पैदा की जा रही है। कोई भी कार्रवाई या भाषण इस लायक नहीं है कि आपकी बेटी, परिवार, दोस्तों और सहकर्मियों को पर जो है बलात्कार और मौत की धमकियां उनको मिले। तो उन्होंने उसके संदर्भ में, यानी कि उनकी जो माफी है, माफी से ज्यादा तंज है, उसके कई लेयर हैं जो उन्होंने उस माफी के साथ वो किया। ये सचमुच ये भी मतलब है कि उस इस बयान के बाद से उनकी माँ जो 74 साल की उम्र की है, उनको लेकर के, उनकी बेटी को लेकर के, उनके तमाम दोस्तों सभी को जो है बलात्कार से लेकर हत्या तक की धमकियां जो है वो मिल रही है। तो ये सब कुछ इसके साथ चल रहा है। एक दूसरी घटना का भी जिक्र जरूरी है। आज अखिलेश यादव ने रामजी लाल सुमन जो उनके सांसद हैं, उनके बयान के बाद भी सियासत जो है काफी तेज था। औरंगजेब को लेकर के डीएनए और ये सब की बात उन्होंने संसद में उठाई थी। तो आज उस पर भी जो है वो उनसे मिलने के लिए गए आगरा। करनी सेना ने उनकी हत्या से लेकर अखिलेश यादव की हत्या की भी जो है वो धमकी दी गई। तो आज उनके साथ अपार अपार भीड़ का सैलाब जिसको कह सकते हैं, उनके साथ था। तो एक जो है जिस टेक पर अनुराग कश्यप है, उसी टेक पर हम अभी फिलहाल आज नजर आए अखिलेश यादव भी जाति के सवाल पर और उस टिप्पणी पर, अपने सांसद के द्वारा दी गई टिप्पणी के बचाव में उन्होंने जो है आगरा में उनके घर तक गए, वहां बात की और ये की। तो आज हम इसी सब पर बात करेंगे कि जाति, सत्ता, सेंसर समाज, इस देश में जाति है कि जाति नहीं, और ब्राह्मणवाद पर अनुराग कश्यप का प्रहार। क्या जाति जनभावना से खिलवाड़ है, या फिर यहाँ पर जब भी इस तरह की बात की जाती है, एक ध्रुवीकरण, एक टकराहट, बहस की, सकारात्मक बहस के बजाय जाति के सवाल जब जब उठाए जाते हैं तब तब वो एक टकराहट और ध्रुवीकरण के रूप में ही
क्यों उसका जो नतीजा निकलता है तब, जबकि जाति के सवाल पर हर बार कहा जाता है कि जातिवाद नहीं है अगर इस तरह की बात हो तो। और जब भी ऐसे कुछ चोट किए जाते हैं, जब हकीकत बताई जाती है, तो फिर ये नतीजा अनुराग कश्यप जैसे माफी जो है उनको एक जेस्चर के तौर पर मांगनी पड़ी है। और तब जबकि सवाल वही है, फूले जैसी फिल्म से समस्या क्यों हुई, संतोष जैसे फिल्म से समस्या क्यों हुई, धड़क 2 जैसे फिल्म से समस्या क्यों होती है, फिर ये सब सवाल आज के चर्चा में हम अपने मेहमानों को स्क्रीन पर जोड़ते हैं बातचीत के लिए। हमारे साथ शाकिब जुड़ रहे हैं, राजनीतिक टिप्पणीकार, विश्लेषक और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी हैं। मनीष शर्मा भी राजनीतिक टिप्पणीकार, विश्लेषक और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट। संजीव चंदन श्रीकाल के संपादक। हमारे साथ विजय सोनवने सर जुड़ रहे हैं, चिंतक, विचारक, लेखक और साथ में राजनीतिक टिप्पणीकार, विश्लेषक। और हमारे साथ हमारे रोज के मेहमान हेमंत कुमार जी जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक टिप्पणीकार और विश्लेषक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज संजीव जी सबसे पहली टिप्पणी आपसे ही लेते हैं। आज दोनों ही घटनाएं एक साथ हुई हैं, दो चीजें, बल्कि मुझे बहुत अच्छा लगा अखिलेश यादव का। बात तो हम अनुराग कश्यप की कर रहे हैं, देखिए बार बार मुझे अनुराग यादव निकल जा रहा है जब अखिलेश यादव को मिला रहे थे। तो अनुराग कश्यप की बात करें, लेकिन उसके साथ साथ अभी शाम की खबर मैं देख रही थी, जब आगरा में जिस तरह से लोगों का सैलाब उनके साथ उतरा और जिस तरह से दो दो हाथ करने को इस मुद्दे पर वो भी दिख रहे हैं। और अनुराग कश्यप भी उसी उत्तर प्रदेश से आते हैं, एक पहचान उनकी ये भी है। उसके साथ साथ में उनकी फिल्में हमेशा जो है बड़े सवाल उठाती रही हैं, या यथार्थपरक फिल्म रही है। फिल्मों में उन्होंने कई तरह के वर्चस्व को तोड़ा है। उस वर्चस्व में कॉर्पोरेट के वर्चस्व, क्राउड फंडिंग से फिल्में बनाना और तमाम नए टैलेंट को, उन सारे जो स्थापित जो कुनबा घराना होता उन सब में के बीच में वो रास्ता निकालना। तो अनुराग कश्यप कोई ऑर्डिनरी फिल्म मेकर नहीं रहे हैं। एक युवा सपने ने बॉलीवुड में दस्तक दी थी और कई रास्ते खोले उन्होंने, और एक नई धारा बनी फिल्मों की। आज जो हम जिस ओटीटी पे जिस जमीनी कहानियों इन सबको देख रहे हैं, उसमें अनुराग कश्यप का रोल है। उनकी सत्या फिल्म जैसे उन्होंने लिखी, उसके बाद गुलाल, ब्लैक फ्राइडे, ऐसी तमाम फिल्में हैं जिन्होंने ब्रेक किया, ग्लास सीलिंग को ब्रेक किया और उसके बाद से रखी। और तब अनुराग कश्यप जब इस तरह की बात कह रहे हैं तो उसके गहरे मतलब है। और ये और उन्होंने एक टिप्पणी का जवाब दिया है। ये नहीं था कि उनकी टिप्पणी ये थी जिसको पोर्ट्रे किया जा रहा है। उनकी टिप्पणी वो जवाबी टिप्पणी थी। मनोरमा, सॉरी, बिल्कुल बिल्कुल, यही पहली टिप्पणी थी जो उन्होंने की थी, जब उनकी फिल्म के रिलीज डेट को 11 से 25 पर टाला गया दृश्यों पर आपत्ति के कारण। अब ये बताइए कि जब फूले की बात होगी, ज्योतिबा सावित्रीबाई फूले की, उनके तो उसमें वो तमाम चीजें आएंगी कि नहीं आएंगी, सत्यशोधक समाज आएगा कि नहीं, जाति पे जो उन्होंने जागृत किया वो आएगा कि नहीं आएगा। उसके बाद जो है इन पर इनको गाली गलौज किया जाने लगा, तो इन्होंने भी थोड़ा सा आउट ऑफ द वे जा करके, हालांकि वो ट्रोल अकाउंट था, लेकिन वो ट्रोल अकाउंट को भी इन्होंने जो जवाब दिया वो जा करके इन्होंने आउट ऑफ द वे थोड़ा सा था। लेकिन फिर भी अब जब ये माहौल बनेगा, उस ट्रोल का भी हमने कमेंट देखा है, और तब जाकर ये एक अनुराग विवाद में है। लेकिन बात महात्मा फुले की ज्यादा मैं करना चाहूंगा। कोई भी बात महात्मा फुले की होगी, सावित्रीबाई फुले की होगी, तो भारत के जातीय स्ट्रक्चर पे तो बात होगी ही होगी। सबसे पहले इन्होंने जो फिर माफी मांगी है, वो वाला भी आप यदि साकिब दिखा सके तो फिर हम लोग इस पर बात करते हैं। दूसरी जो उन्होंने इंस्टा स्टोरी पे शेयर की थी, हाँ ये उन्होंने शेयर की थी। माफी मांगता हूं, लेकिन उस पोस्ट के लिए नहीं जो मैंने किया, यानी जो अभी पोस्ट दिखा रहे थे, बल्कि उस एक लाइन के लिए जिसका मतलब निकालकर नफरत फैलाया जा रहा है, जो मैंने आउट ऑफ द वे कहा। कोई भी बयान मेरी बेटी, परिवार, दोस्त और मेरे साथियों को रेप और जान से मारने की मिल रही धमकियों से बड़ा नहीं है। कही हुई बात वापस नहीं ली जा सकती, नहीं लूंगा, लेकिन मुझे जो गाली देनी है दो। मेरे परिवार ने जो कहा है न कहता है, इसलिए अगर मुझसे माफी चाहिए तो मेरी माफी है। हालांकि ये भी माफी कायदे से एक व्यंग्य ही है उनके लिए, जो लोग और कथित ब्राह्मण समाज के अपमान, ब्राह्मण जाति के अपमान को लेकर के इन पर ये लोग हमलावर हैं। और हमलावर हैं भी तो जिस फॉर्म में हैं, जिस तरह से माँ बहन और जो किया जा रहा है,
तो यदि कथित प्राइड है ब्राह्मणों का, इसको अब हटा लीजिएगा, यदि कथित प्राइड है ब्राह्मणों का इतना बड़ा कि वो कथित रूप से संस्कारी हैं, जस्टिस चिदम्बरम का बयान याद करिए। जस्टिस चिदम्बरम ने कहा था कि ब्राह्मण इस देश में सबसे बड़े संस्कारी लोग। हालांकि उस वक्त भी हमने एक पोस्ट लिखा था, और ब्राह्मण अहिंसक हैं, तब भी हमने लिखा था कि ब्राह्मण अहिंसक तभी तक हैं जब तक उनके उनका जो अस्तित्व है उसको चुनौती न मिल जाए। वो बहुत हद तक, बहुत दूरी तक अहिंसक जरूर हैं, लेकिन जब वो हिंसक होते हैं, और वो फिर उसके इतिहास से लेकर के मिथकों में पूरी कथा है, आप देखते हैं। प्लस वह कौम कैसे अहिंसक हो सकती है जो भगवान परशुराम का जो मिथ है खड़ा है जिस तरह से, और उनको अपना मानता है, तो वो कैसे हो सकता है? उसमें ब्राह्मण भी हैं और ब्राह्मण से जुड़ी हुई जातियां भी हैं, भूमिहार आदि भी आते हैं। लेकिन खैर, जब महात्मा फुले के पर कोई भी फिल्म बनेगी, कोई भी बायोपिक होगा, तो उस दौर की बात होगी। आज आप इतिहास में जाकर बात कर रहे हैं तो इतिहास की चीजें तो आएंगी ना। तो महात्मा फुले का मुख्य योगदान क्या है? महात्मा फुले का मुख्य योगदान तो इसी ग्रेडेड इनइक्वालिटी से लड़ने का है ना, जो पुणे में हुआ था, जो पेशवाओं के शासन के अंतर्गत होता रहा था। यदि आप गले में मटका और पीछे आप झाड़ू लेकर चलने का जो प्रसंग है, दलितों को आपने बाध्य किया, उस पर जो बात हो रही है, महात्मा फुले यदि लड़कियों के लिए और सावित्रीबाई फुले मिलकर स्कूल खोल रहे हैं, यदि ब्राह्मण विधवाओं के लिए, बात तो होगी ना कि ब्राह्मण विधवाओं के लिए उन्हें क्यों एक चलाना पड़ा आश्रम, ब्राह्मण विधवा के बेटे को गोद भी लिया, सवाल है वो आश्रम क्यों चलाना पड़ा? तो इसीलिए ना कि आप विधवाओं की हालत खराब कर रहे थे। विधवाओं का अपना सेक्सुअल राइट जो है उनके, वो उनका उनके जीने का हक आप छीन रहे थे। तो इसके लिए आप उनके आश्रम खोला, और यदि वो यदि उनके बच्चे हैं तो उनके बच्चों के लिए आश्रम खोला। तो ये सारी चीजें जब सामने आएंगी तो फिर ब्राह्मणों को संकट क्यों होता है? एक बात। दूसरी बात कि अनुराग जैसे बयान को लेकर के ब्राह्मण उतने, ये जो लोग भी कर रहे हैं, ये मान के चलिए जो अखिलेश जी कह रहे हैं ना कि ये योगी सेना है, उसी तरह से मान के चलिए कि ब्राह्मणों का एक एलिमेंट, एक पक्ष, और दूसरा ये जो पूरा जो बना हुआ इकोसिस्टम है बीजेपी और आरएसएस समर्थक, वो ज्यादा ट्रोल मार कर रहा है। क्योंकि अनुराग कश्यप की और भी पुराना जो एक प्रोग्रेसिव हिस्ट्री है, उसके कारण ये ज्यादा कर रहा है। क्योंकि ब्राह्मणों की सत्ता जो है इतनी आसानी से न हिलती है और न जो है बल्कि रीइंट्रोड्यूस हुई है। जहां सबसे ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है वहां मैं इशारा करता हूं। पिछले 10 सालों में क्या हुआ, शायद हेमंत जी से ही सुबह सुबह हमारी बात हो रही थी, अब लोग हिंदू कहना बंद कर चुके हैं, अब लोग सनातन कहते हैं। मनोरमा, गांव घर हर जगह गली कुचे में अब सनातन, और वो बियॉन्ड कास्ट ये चीजें अब धीरे धीरे जा रही हैं। वो क्या है, ब्राह्मणों ने बाउंस बैक किया है। और जो हम लोग कहते हैं कि आरएसएस का प्रभाव बढ़ेगा तो चातुर्वर्ण सिस्टम बढ़ेगा और ब्राह्मणों का वर्चस्व बढ़ेगा, और उसी श्रेणी में चीजें होंगी भले ही सत्ता में कोई हो। तो वो वापसी हुई है, क्योंकि याद करिए जाति गणना में ब्राह्मणों ने अपने को इंक्लूड करने से मना कर दिया था, अपने को हिंदू कहने से मना कर दिया था। ब्राह्मण अपने को अलग रखना चाहते थे। जो 1881 का जनगणना, 1891 का जनगणना जो बाद में पब्लिश हुआ 1891 में, फिर जो है आगे 1911 तक में आने के बाद ब्राह्मणों ने तय किया कि अब हम हिंदू के तौर पे काउंट होंगे। तो वो खेल था, वहां तो पराजित हुए, क्योंकि हिंदू के तौर पे उन्हें लगा कि अब इसी के जरिए राजनीति की जा सकती है। आर्य समाज का आंदोलन और उसको लेकर के आगे जो हिंदू महासभा ने ये कोशिश की, यानी सारा हित जो है ब्राह्मण के हित में था। तो उस वक्त तो वो पीछे हटे, लेकिन फिर जब ये नरेंद्र मोदी नामक महामना आए हैं सेंटर में, और जो एक सेटअप बना है, तो उसमें वो बाउंस बैक कर रहे हैं। उसमें आप देखिए सनातन लेकर आए, आपसे हिंदू छीन लेंगे, वो हिंदू टर्म अब मुंह से निकलना बंद हो जाएगा अब एक अलग तरह से। और सनातन क्या है आप जानते हैं? सनातन को फिर जाकर के वो जो जस्टिस चिदम्बरम कह रहे हैं उससे अलग चीजें हो जाती हैं। सनातन फिर जाकर वो जुड़ेगा वहां वायलेंस से। एक तो कोई चीज ऐसी होती नहीं है, इस पर हम लोगों ने कई बार बात की है, सनातनता क्या है, निरंतरता क्या है, बदलती रहती हैं। लेकिन जहां लक्ष्य जाता है ब्राह्मणवाद की स्थापना के तौर पे, तो वो वहां इस तरह से।
तो ये है कुल मिलाकर के महात्मा फुले पर कोई भी बात होगी तो जातिवाद पे बात होगी, ब्राह्मणवाद पे बात होगी। एक बात मेरा मैं इन टोटल ये कहना चाह रहा हूँ। दूसरा कि अनुराग कश्यप ठीक है, इस बहाने एक चर्चा हो गई, लेकिन उससे ज्यादा बड़ा संकट दूसरे संकट हैं। तीसरा कि तमाम तरह के लेखन अभिव्यक्ति की तमाम जो स्वतंत्रताएं हैं उस पर स्टेट एक्टर और नॉन स्टेट एक्टर दोनों हमलावर हैं। विजय सोनवने सर बताएंगे पुणे में और क्या हुआ है, अभी हाल ही में हुआ है जी। बाकी इनकी जो इच्छा है, जहां इच्छा है, जैसे इच्छा है, संसद में बोली गई बात पर हंगामा खड़ा करना है, तो आपने देखा क्या हुआ आगरा में। आज जो अखिलेश जी कर रहे हैं उसमें भी पॉलिटिक्स भी है, उसमें बहुत सारी चीजें देखी जा रही है, लेकिन फिर भी वो खड़े होकर जिस अंदाज में बात कर रहे हैं तो वो सब हमारे सामने है। जी ठीक है, हम विजय सोनवाने सर के पास आते हैं। सर, कल ही हमने बात की थी कि भारत में जो है अभी वीडैम का हमने सर्वे का जिक्र किया, जो डेमोक्रेसी रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में भारत में जो अभी डेमोक्रेसी की स्थिति है, लोकतंत्र की स्थिति है, वो आपातकाल के समय के बराबर आ चुकी है 1975 जब इमरजेंसी लागू हुई थी। यानी कि घोषित आपातकाल की जो बात की जाती है वो हकीकत है 2017 से, और लगातार डिक्लाइनिंग है। कई सारे और पैरामीटर हैं, उसमें एक पैरामीटर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, पत्रकारिता, ये तमाम जो बोलने को। और जब भी आप देखिए जाति के सवाल पर कोई भी तार्किक बात करता है तो टकराहट में बदलता है, वो ध्रुवीकरण में बदलता है, वो एक सकारात्मक बहस में नहीं बदलता है। आप बोल ही नहीं सकते कुछ भी अगर आपने जिस कला माध्यम में कुछ व्यक्त किया है और वो बिल्कुल ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित है, उसके बावजूद भी अभी अभी संजीव जी ने चातुर्वर्ण की बात की कि जब हम आरएसएस और इन सबको जगह देते हैं तो चातुर्वर्ण जो है उसका बाय प्रोडक्ट की तरह से वो स्थापित होगा। इसका काउंटर क्या है सर? एक बात और विजय सर, मनोरमा और सबको सारे उस पर ध्यान दिला दूं कि ये सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं बोलने देना आप चाहते हैं। वो बात इतनी आगे बढ़ गई है जो उपराष्ट्रपति कर रहे हैं, और वो जो गोड्डा के सांसद ने, दुबे साहब ने जो बात कही है, और कि वो मतलब सीधे सुप्रीम कोर्ट पे हमलावर, और सुप्रीम कोर्ट को कह रहे हैं कि गृह युद्ध में धकेला जा रहा है, यानी धमकी दे रहे हो, कर तुम रहे हो और बात उसके बाद कर रहे हो। तो सुप्रीम कोर्ट तक को भी ये इसी तरह से ये मतलब धमकाते हुए इसमें ये देखे जा रहे हैं। जी मनोरमा। जी सर। हाँ धन्यवाद। संजीव जी ने अभी जो बात बताई कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज है और उनके जो पावर है उसके बारे में भी बात हो रही है, और आमतौर पे सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहना चाहिए, ऐसे ही दबाव जैसी भाषा कुछ लोग कह रहे हैं। इससे आपको अंदाजा आएगा कि आम लोगों की फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की क्या परिस्थिति है। जब भी अभी संजीव जी ने बताया कि इन्होंने हिंदू धर्म का इस नाम लेना ही छोड़ दिया है और सनातन की बात आगे आई है। तो ये जो ट्रांजिशन है, सनातन का मतलब स्पष्ट रूप से है कि वेद और स्मृति, इनके अनुसार चलने वाला कानून और उसके अनुसार चलने वाली समाज व्यवस्था इनके लिए सर्वोपरि है। तो वो उनका आदर्श है, और जो प्रस्तावित संविधान है उसके ये खिलाफ है। जब वे सनातन की बात करते हैं, इनका मतलब संविधान के खिलाफ ये स्टेटमेंट है। जब संविधान द्वारा दी गई जो प्रावधान है, फंडामेंटल राइट्स है, वो सबके महफूज रखने चाहिए, तो वो नहीं रहते, और फिर दूसरे कौन से कानून है। और आप देखेंगे कि सोशल मीडिया में भी एक साइड से जो ट्रोल करने वाले लोग हैं उनके ऊपर उतनी कार्रवाइयां नहीं होती, उनकी पोस्ट उतने नहीं डिलीट होते नहीं जितने प्रोग्रेसिव एलिमेंट अपने बारे में लिखते हैं। मतलब एक जमाने में प्रोग्रेसिव लोगों के पास मोबाइल फोन नहीं थे तो वो माइनॉरिटी में थे। अब टेक्नोलॉजी की वजह से डेमोक्रेटाइजेशन हो गया टेक्नोलॉजी का, और सबके पास मोबाइल फोन आ गए हैं, स्मार्टफोन आ गए, तो वो इसका जो जब काउंटर कर रहे हैं तो प्रतिगामी लोग जो है वो अपने आप को माइनॉरिटी में समझ रहे हैं और वो ज्यादा ऑफेंसिव हो गए हैं। वो अपने हक के वो जब कंप्लेंट करते हैं तो शायद उसकी दखल ली जाती है और उसके ऊपर कार्रवाई होती है। अभी यही कि जात का मुद्दा जब निकले तो जात का मुद्दा निकलना चाहिए कि जात ये भारतीय समाज व्यवस्था का वास्तव है। एलिफेंट इन द रूम जिसको हम कहेंगे वही है कि
एलिफेंट इन द रूम है और वो उसको कोई देखना नहीं चाहता, उसका प्रेजेंस कोई एक्नॉलेज नहीं करना चाहता, ये नहीं चल सकता अभी। आज के विश्व में, आज के जगत में जब मल्टीमीडिया है, तब ये बात कभी भी नहीं हो सकती। जो रूम में एलिफेंट है उसका एग्जिस्टेंस आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। और अभी जो नई पीढ़ी है ये दलितों की, उन्होंने पढ़ा है इंटरनेट के द्वारा या बाबा साहब का जो साहित्य है उसमें से जो विचार प्रोपोगेट हो रहे 1990 से, उसका बहुत प्रभाव पड़ा हुआ है और उनमें अच्छे समर्थ एक्सप्रेशन देने वाले लोग आगे आ रहे हैं। तो जात जो है वो हिंदू धर्म का चातुर्वर्ण का पाया है और वही सनातन धर्म का पाया है। तो जो दलित समझ रहे हैं कि जब सनातन की बात होती है तब चातुर्वर्ण की और ग्रेडेड इनइक्वालिटी की बात होती है, और दलित लोग अपना मुंह न खोले, अपना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन छोड़ दे और दब के रहे। यही ये सब इसके पीछे का मकसद है। ज्योतिबा फुले के बारे में मैं कहता हूं, ज्योतिबा फुले को बैरिस्टर सावरकर ने भारतीय समाज क्रांति के जनक कहा है। इस बात से ज्योतिबा फुले का जो महानता है वो सबको और स्पेशली ब्राह्मणों को पता होनी चाहिए और उनके बारे में कोई बहस उपस्थित नहीं करनी चाहिए। ज्योतिबा फुले को मैं बिल्कुल एक पोल स्टार जैसे मानता हूँ। जब भी कोई कंफ्यूजन है, और बाबा साहब का लिटरेचर तो बहुत प्रचंड है, उसमें फर्स्ट हैंड सोर्स देखने के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो जब वो सुविधा भी मेरे पास नहीं होती, तब मैं सीधे तौर पे ज्योतिबा फुले ने इसके ऊपर क्या कहा है तो उसी को मान के मैं अपना विचार करता हूँ, क्योंकि उन्होंने एक वैचारिक ध्रुव निर्माण किया है। वो मैं यहाँ बताना चाहूंगा। ज्योतिबा फुले के टाइम में वो मध्य युग का अंत था। 1818 में जब पेशवाई खत्म हो गई तो वो राजकीय दृष्टि से मध्य युग का अंत हो गया था, मगर सामाजिक दृष्टि से मध्य युग ही चल रहा था। मध्य युग मतलब सनातन का राज चल रहा था। वो श्रुति और स्मृति इसके ऊपर ही समाज चल रहा था, उस पर दूसरा कोई कानून नहीं था ज्योतिबा के वक्त। इस हालत में किसी आम मतलब उस वक्त धर्म ही कानून था, धर्म ही दर्शन था, तो और धर्म ही धर्म था, इसलिए इसके धर्म के खिलाफ कोई भी बात करना बहुत मुश्किल होगा। मैं सब मेरे दोस्तों को बताता हूं कि आप इमेजिन करो उस वक्त एक रिवोल्ट का स्टैंड लेना कितना मुश्किल होगा, जब अन्याय चातुर्वर्ण ही कानून है, तो उसके खिलाफ आप कैसे बोल सकते हैं? आप तो बहिष्कृत हो जाएंगे और आपको समाज की जो रैत है वो आपको लेनी पड़ेगी। तो इस हालत में ज्योतिबा ने कैसे स्टैंड लिया होगा? और सनातन का जो तत्वज्ञान है वो बड़ा तत्वज्ञान है, पक्का तत्वज्ञान है उनका, धर्मशास्त्र है उनका। तो उसके खिलाफ उन्होंने जमीन बनाई, वहां पे पांव रखे और वहां पे उन्होंने अपने रिवोल्ट का झंडा गाड़ा। तो ये बहुत बड़ा काम है, ये बहुत बड़ा काम है। इसलिए मैं कहता हूं पहला जो प्रहार है ब्राह्मणवाद पर वो ज्योतिबा फुले ने ही किया। उसकी वजह से ब्राह्मण जो है वो बड़े आहत है। तो और ज्योतिबा फुले का किसी न किसी तरीके से उनको दोष देना ये विस्पर गैंग करती रहती है। ज्योतिबा फुले मिशनरियों के स्पॉन्सर थे। सोशल मीडिया पर उनको लोग पीटर फुले कहते हैं कि उन्होंने कन्वर्जन की कोशिश की, झूठ बातें उनके बारे में प्रचारित की जाती है। तो इससे पता चलता है कि ज्योतिबा फुले ने जो किया उससे जो पहला प्रहार हुआ उससे ये व्यवस्था चरमराई, और बाद में डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान मनुस्मृति जला के और संविधान में अस्पृश्यता नष्ट करके नए समाज की, नए संविधान की निर्माण की। उससे ब्राह्मणों का जो महत्व है वो खत्म हो गया। इस बात की वजह से जिन्होंने भी इस समाज में मूल परिवर्तन करने की कोशिश की है उनके बारे में ब्राह्मण समाज कभी भी सहानुभूति नहीं रखता इतनी, इसलिए उनके ऊपर टिका होती है। बात रही वो जो प्रसंग है फुले में सेंसर बोर्ड का, वो जो प्रसंग है वो आचार्य अत्रे ने 1949 में ये इसी नाम की महात्मा ज्योतिराव फुले के लाइफ के ऊपर मूवी बनाई थी। उसको राष्ट्रपति अवार्ड मिला है और उसमें भी ये जो इंसिडेंट है वो पिक्चराइज किया है। तो उस वक्त कोई विरोध नहीं हुआ था। तो अब क्यों विरोध हो रहा है ये आप
आप समझ लीजिए, अब राजनीतिक तौर से विरोधकों को लग रहा है कि हमें ज्यादा बल है इसलिए अभी विरोध हो रहा है, उस वक्त नहीं हुआ। सर काउंटर की बात, किसका काउंटर क्या है? हाँ, ये भी एक था एकदम संक्षेप में। हाँ, और पुणे वाली घटना, पुणे में जो हो रहा है वो घटना आपने समेट ली ना? हाँ, पुणे में वो भी एक डिनायल ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। पुणे में अंबेडकर जयंती के कार्यक्रम के लिए आईसर पुणे में एक प्रोग्राम आयोजित किया था। उसमें से जो कुछ वक्ता थे वो माओवादी है ऐसा लेबल लगा के उनको ड्रॉप करने पे मजबूर किया, तो बेसिकली वो प्रोग्राम फिर हो नहीं सका। तो ये किसी को सुने बगैर उसको माओवादी लेबल करना या उसको बोलने न देना, ये बात ठीक नहीं है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो सबका फंडामेंटल राइट है, और अभी तक फंडामेंटल राइट खत्म नहीं हुए, इसलिए उनको बोलने देना चाहिए था। और इस तरह की घटना किसी एकेडमिक इंस्टीट्यूट में हो, ये बात ठीक नहीं है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बहुत है, और स्पेशली दलितों का फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन किसी हाल पे उसके ऊपर आंच नहीं आनी चाहिए। जी ठीक है, मैं हेमंत सर के पास आती हूँ। हेमंत सर, आजकल देख ही रहे भाजपा लगातार जो है वो अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर की विरासत, विचारों, इन सब पर क्लेम करने का दावा करती है। संविधान बदलने की बात जो है उसको लेकर उल्टा वो उन वैचारिकी पर हमला करती है जो हमेशा से इसकी राजनीति करते रहे हैं। तो उसके बाद फिर जैसे ही ब्राह्मणवाद को पोषित करने की बात, गौरव की बात होती है, आज देखिए उनके मंत्री से लेके संतरी तक सारे जो सेलिब्रिटी जो और तमाम जो चैनल है, आप कहीं भी एक हेडिंग देख लीजिए, वो हेडिंग अनुराग कश्यप के उस बयान के उस तरफ में नहीं है, सब सरकार और सत्ता की तरफ में है। चाहे वो चैनल्स पे चल रहे हो, चाहे वो आप तमाम जो अखबार है ऑनलाइन उनके जो शीर्षक देख लीजिए, वो कि फिर से विवादों में फंसे, बुरे फंसे अनुराग कश्यप, इस तरह के बयान है कहने का मतलब। तब जबकि माफी में भी उन्होंने तंज किया, समझने वाले समझेंगे कि उन्होंने माफी मांगी है, लेकिन अपनी बात से वो नहीं मुकरे, वो अपने स्टैंड पर कायम है। तो आप इसको किस तरह से देख रहे हैं मौजूदा राजनीति में? आज जो अखिलेश यादव ने एक लाइन, आप मान रहे हैं कि अखिलेश यादव ने आज एक लाइन खींची है राम जी, उनके साथ साथ सपा के एक और नेता इंद्रजीत सुमन है, इंद्रजीत, मैं उनका सरनेम भूल रही हूँ, उन्होंने भी आज बिल्कुल जो है, आज नहीं एक दो दिन पहले का उनका बयान है, मैं वीडियो देख रही थी, उन्होंने फिर सारे इस पर जो है इसी फिल्म को लेकर के उन्होंने तमाम चीजों को उठाया है कि इस पर जो है इस तरह से चोट किया जा रहा है। वो ये भूल जा रहे हैं कि कैसे झाड़ू बांध करके हमें चलना होता था, ऐसी तमाम चीज। जी धन्यवाद। जब कभी बाबा साहब की बात होती है और बीजेपी की बात आती है या आरएसएस की बात आती है, तो एक बात से मुझे बहुत ये हंसी आती है कि ये लोग उनकी पूजा करते हैं जिनको बाबा साहब ने देश का शत्रु बताया था। क्योंकि ये जो हिंदूवादी लोग हैं, जो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, इनके लिए बाबा साहब ने कहा था कि देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है ये, और इस खतरे को किसी भी कीमत पर रोकना चाहिए। मैं बार बार कहता हूं कि इस खतरे को सबसे मजबूती से रेखांकित करने वाले बाबा साहब ही थे। उस दौर में और कोई नहीं था जो इतनी बारीकी से और इतनी सफाई से इनको चुनौती दे रहा था और इनको रेखांकित कर रहा था कि ये सबसे खतरनाक है, इस देश में लोकतंत्र की पूरी परंपरा के खिलाफ है और ये इस समाज के खिलाफ है। तो बाबा साहब ने जो उनको चुनौती दी, लेकिन ये बीजेपी की खासियत है, आरएसएस की खासियत है कि वो हमेशा कमबैक इस रूप में करता है कि आप वो तरह तरह के नकाब ओढ़ करके, और वो उन लोगों के प्रति, खास करके जो अगर कोई पर्सनैलिटी है बड़ी या सोसाइटी अगर उस तरह की है, तो उसको कैसे विन ओवर कर लिया जाए अपने पक्ष में, ये उसकी खासियत है। जैसे कि इस दौर में आप देखेंगे कि इन लोगों ने दलितों पिछड़ों पर डोरे डाले। पहले ये उनसे दूरी बनाए हुए थे, लेकिन इनको लग रहा था कि हमारा जो हिंदू राष्ट्र का एजेंडा है, उस एजेंडे को इनके बिना हम नहीं बना सकते हैं, तो उन्होंने इन पर डोरे डाले। अब उनके लिए है कि तो बाबा साहब को हम की पूजा करें हम, तो बाबा साहब की पूजा जितना ये ढोल मजीरा बजा करके करते हैं, लेकिन इस साथ साथ ये इनकी कोशिश है कि बाबा साहब की तमाम वैचारिकी को नष्ट किया जाए। उनके जो पूरे उनका जो पूरा लेखन है
उसको जनता के बीच से गायब कर दिया जाए। इसलिए बहुत सारे जगहों पर, उनके प्रकाशनों पर एक तरह से अघोषित प्रतिबंध लगा हुआ है। किताबें धीरे धीरे अनुपलब्ध हो रही हैं, और जिस तरह से दूसरे माध्यम से जो आ रही हैं उसमें बहुत ही सब स्टैंडर्ड चीजें हैं। तो एक तो ये मैं इसलिए कह रहा था कि ये जो बीजेपी की कोशिश है कि बाबा साहब को या ऐसे जितने भी बहुजन चिंतक हैं जिन्होंने ब्राह्मणवाद को और हिंदूवादियों को चुनौती दी, बहुत ही सामने से आकर के, ऐसे लोगों को कैसे उनको उनकी वैचारिकी को खत्म करना है और उनको मूर्तियों के तक ही उसको महदूद कर देना है। यानी कि मूर्तियों में आप रहिए, आप किताबों में मत रहिए, आप कहीं पढ़े नहीं जाइए, आप पर कोई विचार ना हो, ये इनकी कोशिश रहती है। अब ये जो अभी जो जिस मसले पर हम लोग बात कर रहे हैं, अनुराग कश्यप वाले मसले पर, अनुराग कश्यप वाले मसले पर बात करने से पहले जरा मैं एक बात आपको बताऊं कि हम सबको याद होगा वो प्रवेश शुक्ला, जिसने एक आदिवासी व्यक्ति पर पेशाब किया था। बिल्कुल। और हाँ, और उसके बाद वहां पर जो नाटक हुआ सब लोगों ने देखा। उनके घर पर बुलडोजर चला था और वहां पर अखिल भारतीय ब्राह्मण सभा ने इसकी घोर निंदा की थी। और उसमें थोड़ा सा उनका प्रवेश शुक्ला की भी निंदा, कहा कि ऐसे लोग किसी जाति धर्म के नहीं होते हैं, लेकिन यह कहा कि का कानून है कि आप उनके चाचा और उनके पिता के घर पर आप बुलडोजर चला दीजिएगा। और फिर उनकी मदद के लिए पैसे भी अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा ने पैसे भी दिए घर बनाने के लिए। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये लोग जो हैं, जो ये संगठन है, क्या बताइए कि आज देश में जिस तरह से बुलडोजर से एक तरफ से बिना किसी फाइनल वर्डिक्ट के लोगों के घर तोड़े गए हैं, और खास करके एक ही धर्म के लोगों के, मुसलमानों के घर पर बुलडोजर चला है एक तरफा। बहुत कम रेयर केसेज है जिसमें किसी गैर मुस्लिम के घर पर बुलडोजर चला हो। लेकिन ऐसे संगठन क्या इस तरह के लोगों के पक्ष में कभी खड़े हुए हैं? कभी खड़े नहीं होते हैं। ये लोग, ये जिनको ये लगता है कि अनुराग कश्यप ने जो बात कही वो आहत करने वाली बात है। दिन रात जो लोग संविधान को आहत कर रहे हैं, दिन रात, अभी जो मसला है, सुप्रीम कोर्ट को धमकी दी जा रही है और उपराष्ट्रपति के पद पर बैठा हुआ व्यक्ति धमकी दे रहा है, दूसरे लोग धमकी नहीं दे रहे हैं। ये आप संसद के भीतर उनका रवैया आप देख लीजिए। संसद के भीतर विपक्ष के लोग कुछ बोलते हैं तो उनको रोका जाता है। विपक्ष का कोई आदमी 2 मिनट बोलता है तो ये 20 मिनट तो उसको प्रवचन सुनाते हैं। तो जो ये पूरा, जब मैं कहता हूं कि जो इनका आज की तारीख में देश किसी सरकार से संचालित होता हुआ नहीं दिख रहा है। लगता है कि देश को कोई गिरोह संचालित कर रहा है, जिसके लिए नियम, कानून, संविधान, लोकतंत्र ये सब कुछ नहीं है। उसके मन में जो आ रहा है वो हो रहा है। लेकिन एक बात आज अब अनुराग कश्यप के जरिए ही दूसरी चीज समझने की जरूरत है कि अनुराग कश्यप ने तो कहा है कि अगर जात नहीं है तो मैं तब ब्राह्मण किस बात का, अगर कास्टलेस सोसाइटी है तो ब्राह्मण किस बात का, और आहत आप क्यों हो रहे हैं। लेकिन एक बात और मैं बताना चाहता हूं कि ये बात रामजी लाल सुमन ने जब कही तो उनके घर पर चढ़ करके उनके घर में तोड़फोड़ की गई, उनका जान मारने तक की धमकियां दी जा रही है। और करनी सेना उसमें लगी हुई है, जिसको अखिलेश कहते हैं कि योगी सेना ही है, और है योगी सेना। मैं भी मानता हूं कि योगी सेना है। ये बात अनुराग कश्यप के अलावा किसी दलित ने, किसी मुस्लिम सेलिब्रिटीज ने अगर कही होती तो आज पूरे देश में कोहराम मचा हुआ होता। यह भी जाति का एक दूसरा रूप है कि आप कौन आदमी क्या बात कह रहा है। आज ये शाहरुख खान ये बात कह ले या सलमान खान कह ले तो फिर तब क्या होता? क्या तभी हमारे इसी प्लेटफॉर्म पे बात हुई थी, तो ये हमारे एक वक्ता ने कहा था कि अखिलेश यादव टैक्टिकल होकर यही बात अपनी पत्नी डिंपल से कहवाते तो इसका असर कुछ और होता। रामजी लाल सुमन ने कहा तो कुछ और असर हुआ। वही आप ये इसको समझ लीजिए कि ये जो कहां से ये ताकत आती है।
ये ताकत आपको इसलिए आती है कि आपको लगता है कि जो शक्ति और अर्थ का जो स्रोत है, उन तमाम स्रोतों पर हमारे लोग बैठे हुए हैं, कौन हमारा क्या बिगाड़ लेगा। आप हैं मुट्ठी भर, लेकिन विजिबिलिटी इतनी अधिक है कि लोगों को डर लग जाता है। लोगों को लगता है कि अरे जहां देखो, आगे देखो, पीछे देखो, अगल देखो, बगल देखो, अखबार में देखो, न्यायपालिका में देखो, ब्यूरोक्रेसी में देखो, संसद में देखो, विधानसभा में देखो, विजिबिलिटी इतनी अधिक है कि लोगों को डर लगने लगता है। आप है चंद मुट्ठी भर, आप मसले जा सकते हैं, लेकिन आपकी हिम्मत ऐसी है कि आप घर पर लोगों को चढ़ जा रहे हैं। रामजी सुमन के घर पर चढ़ने की हिम्मत ऐसी नहीं आती है। सरकार संरक्षित, ये जो पूरा आतंकवाद है, ये मैं कहता हूं कि सरकार संरक्षित आतंकवाद है, जिसको सरकार के संरक्षण में इसको बढ़ावा दिया जा रहा है। एक से एक वीडियो अभी आ रहे हैं। आपने रामनवमी के जुलूस के नाम पर, कभी इस जुलूस के नाम पर, उस जुलूस के नाम पर तलवार भाला लेकर के घंटों मस्जिद के सामने खड़े होकर के डांस हो रहा है। ये कौन सा धर्म है? ये कहां से, ये कौन इसको प्रश्रय दे रहा है? ये तथाकथित जो सबसे अग्रे लोग हैं, हम उसको अपर कास्ट कहते हैं, फॉरवर्ड कहते हैं। अरे आप क्यों नहीं बोलते हैं? आप आकर के आगे बोलिए ना। आप आप फूले को लेकर आहत हो जाते हैं, आप बाबा साहब को लेकर के आहत हो जाते हैं, आपको महात्मा गांधी तक पसंद नहीं है, आप तो उनको उनका कत्ल कर देते हैं, और कत्ल को आप वध की संज्ञा देते हैं। उनको हत्या आप नहीं मानते, कहते हैं कि वध किया गया है, गांधी वध। तो ये पूरा जो ये समाज है, ये मैं बार बार कहता हूं कि अन्याय अगर किसी समाज के साथ जुड़ा हुआ है, अन्याय अगर शब्द किसी के साथ नती है, तो इस समाज के साथ है। आप अन्याय, क्योंकि न्याय के बारे में आप सोचते ही नहीं है, हमेशा अन्याय के पक्ष में खड़े रहते हैं जी। आरक्षण हुआ उसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे आप, कहीं उत्पीड़न हो जाएगा तो उत्पीड़क के पक्ष में खड़े हो जाएंगे, उसके लिए तर्क करने लगेंगे। ये उसके पक्ष में जो पूरा इकोसिस्टम काम करने लगता है, उसके खिलाफ खड़े नहीं होंगे। तो ये साफ साफ दिखाता है कि जो इस तरह की पूरी परंपरा चल पड़ी है, उसमें सरकार के संरक्षण में जो कुछ हो रहा है वो ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि सरकार इन चीजों को एक तरह से प्रोटेक्ट कर रही है, उसको बढ़ा रही है, और उसी तरह का समाज और राज बनाना चाह रही है, जिसमें हिंसा हो, जिसमें उग्रता हो, जिसमें नफरत हो, और एक धर्म विशेष को बिल्कुल इतनी आक्रामकता जो आप देख रही हैं वक्फ के सवाल पर सुप्रीम कोर्ट के रवैये को लेकर के, ये आक्रोश ऐसा ही नहीं है, ये इसमें बनावटीपन भी है, और इसमें दिखाना ये है कि अरे ये इन कटमुल्लों के बारे में तुम इस तरह की बात कर रहे हो, हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। ये ध्वनित हो रहा है, ध्वनित यही बात हो रही है इसमें, ये यही कहना चाह रहे हैं, इसलिए ये सुप्रीम कोर्ट धमका रहे हैं। जी संजीव जी कुछ कहना चाह रहे हैं? हेमंत जी बात पूरी कर लें तो मैंने थोड़ा डिटेल ये देखना चाहा कि क्या क्या आपत्तियां हैं, तो वो आज सामने मिल गई हैं, तो वो बताना चाहूंगा। हेमंत जी आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। मैंने अपनी बात पूरी कर ली, अब दूसरे राउंड में जो कहना वो कहूंगा। ठीक है। तो देखिए जो आपत्तियां हैं सेंसर बोर्ड को, कितना हास्यास्पद है। महार शब्द हटवाना है उनको, मांग शब्द हटवाना है, पेशवाई हटवाना है, और मनु की जाति व्यवस्था हटवानी है। बताइए, महार शब्द उस दौर में जो बुद्धिस्ट है वहां, उनके कास्ट महार, काफी दिनों तक महार सर्टिफिकेट में भी लिखा जाता रहा, और उस दौर को जब आप पिक्चर करें तो कौन सा शब्द इस्तेमाल करें? 3000 साल जो है, 3000 साल की जो बाउंड्री है 3000 साल पहले, उसको भी हटवाना है। वो भी बता रहा हूँ। मनु की जाति व्यवस्था, मनु की जाति व्यवस्था क्यों नहीं भाई, और जब मनु की किताबी जाति व्यवस्था को लेकर है। पेशवाई हटाना है, बताइए तो इस बच क्या जाएगा? इन शब्दों को हटाने का मतलब है कि ये संवेदनशील है और जातिवाद को बढ़ावा दे सकते। फिर झाड़ू जो बांध कर चलने वाला दृश्य है उसको हटवाया जा रहा है, उसको हटवाना है। बिल्कुल 3000 साल पुरानी गुलामी का जिक्र इसलिए हटवाया जा रहा है होगा, वो कह रहे हैं कि उसको कहिए कई साल पुरानी गुलामी, मतलब वो अंग्रेजों मुगलों से ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है, कहना तो यही चाह रहे हैं। हमने यहाँ कभी बताया था, जो गवर्नर हैं इनके, अब तो केरल के गवर्नर हैं, उनके भाषण के बारे में बताया था कैसे अब तो वो तो मोहन भागवत ने उस पर बोल दिया। जो बात हम लोगों ने यहाँ चर्चा की थी,
ये लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ साक्षरता दर अंग्रेजों ने के आने के पहले 90% था, जो कि घट करके 1947 के बाद इतना हो गया, और फिर गालियां मुसलमानों को देते हैं। तो भाई 90% लाया किसने था? अंतिम राजा बहादुर शाह जफर और मुगलों का शासन था। लेकिन ये इस पर सुधारेंगे नहीं, क्योंकि उनको भ्रम फैलाना है। वो पूरा भाषण में सुनता था, तो गवर्नर हाउस में ही मैंने उनके स्टाफ को कहा कि क्या बोल रहे हैं गवर्नर साहब, जरा उनको दिखा दीजिएगा जरा। लेकिन ये तो इनका एजेंडा है, इनका एजेंडा ये है। और उसके बाद मोहन भागवत ने इसी बात को दोहरा दिया। तो ये इसको करना चाहते हैं कि कई साल पुरानी गुलामी, मतलब मुगल से आगे मत जाओ, 3000 साल मत करो। वैसे ब्राह्मण फेडरेशन को दिक्कत ये है कि उसके अध्यक्ष हैं आनंद दवे, उन्होंने कहा है कि एक तरफा ब्राह्मणों का पिक्चराइजेशन किया गया है। उन्होंने जो अच्छे कार्य किए, अरे भैया तो अच्छे कार्य क्या किए? फूले पे फिल्म बन रही है तो वही ना आएगी। और इसके अलावा ये सारे सुझाव हैं। अनुराग कश्यप ने एक सवाल उठाया है कि भाई इस फिल्म को तो सेंसर बोर्ड में 4 लोगों ने देखा, तो ये बातें बाहर लीक कैसे हो रही? यानी कुल मिलाकर स्टेट एक्टर और नॉन स्टेट एक्टर मिलकर के ये पूरा एक अपने उद्देश्य में उस तरीके से काम कर रहे हैं। मनोरमा, मैं अक्सर एक बात करता रहा हूँ, लिखता भी रहा हूँ कि भारत के राष्ट्रवाद को उलट दिया जा सकता है यदि भीमा कोरेगांव के नजर से दुनिया को देखा, भारत के इतिहास को देखा जाएगा। फुले जैसे भीमा कोरेगांव जैसे नजरिया लोगों को देती, उससे उस नजरिए से देखिएगा तो राष्ट्रवादी उलट जाता है। क्योंकि फिर हमारे जो तात्या टोपे हैं, जो पेशवा नाना साहब, क्या पेशवा नाना साहब भी है ना शायद, और तात्या टोपे तो हैं ही, ये सब जो है इतिहास के बहुत हीरो की तरह नहीं दिखाई पड़ते। हीरो दिखाई पड़ते हैं वो 500 महार जिन्होंने अंग्रेजों के साथ मिलकर पेशवाओं को हरा दिया। जी बिल्कुल ठीक है। तो हम मनीष जी के पास आते, शाकिब उसके बाद आपके पास आएंगे। मनीष जी, वैसे भी फिल्मों में देखिए बात फिल्मों की करते हैं, लेकिन ये राजनीति से सीधे सीधे आज आप 2 तरह की धारा देख रहे हैं। एक 2 तरह की नहीं बल्कि एक ही तरह की धारा देख रहे हैं। छावा बन रही है, स्टेट उसको प्रोजेक्ट करता है। कश्मीर फाइल बनती है, स्टेट उसको प्रोजेक्ट करता है। चाहे वो केसरी, तमाम तरह की ऐसी फिल्में जो एक धारा सबाल्टर्न उसके पे बनने वाली थी, वो वैसे भी मर चुकी है, खत्म हो चुकी है। उसमें वैसे ही कुछ आवाज हैं जो कि अनुराग कश्यप भी उसमें एक आते हैं, ऐसी गिनी चुनी आवाज। इतना कि उनका खुद मुंबई से मोह भंग हुआ, मुंबई शहर छोड़ चुके हैं पिछले दिनों इन्हीं सब के कारण। तो जिसमें कई सारी चीजें आती, और क्रिएटिविटी एक जो है वो मुख्य मुद्दा है। चाहे वो कॉर्पोरेट सेटअप में नहीं वो क्रिएटिविटी आ रही है, और उसका सीधा जो है बात वो सीधे सीधे मतलब प्रत्यक्ष रूप से उसका राजनीति जैसी हो रही है, उसका असर उन पे है। ये इससे डिनाई नहीं कर सकते। कितनी जो है जाति कितनी दबी हुई सी रही है, जाति के सवाल कितने दबे हुए रहे। बीच में जो एक दूसरी धारा की फिल्म थी उसमें उठा था, लेकिन वो अब बिल्कुल मर चुका है। और जो इस तरह के सवाल आ भी रहे हैं उसे वैचारिक ही गायब है सिरे से। और तब जबकि इस दौर पे पूरा उभार हुआ है, एक पूरे ऐसे फिल्मकारों की जो है पीढ़ी भी तैयार हुई, नई कहानी कहने वाले के, नए जो है नए तरीके से बात करने वाले। मराठी फिल्मकार हैं जिनकी फिल्म आई थी जिसपे धड़क बनी थी, बाद में धड़क 2 की अभी बात अनुराग कश्यप ने की, जिसको कि फिर वो सेंसर बोर्ड ने जिस पर आपत्ति की थी। संतोष जैसे कहा कि वो तो यहाँ रिलीज ही नहीं किया गया है। तो ये तमाम चीजें हैं। तो इसका सीधा सीधा कहने का मतलब राजनीति से असर है। तो कैसे मतलब क्या इसमें सूरत निकलती है? और इस तरह के फिल्म का जब जाति के सवाल इस तरह से आ रहे हैं, फिल्मों को जब रोक रहे हैं, तो क्यों नहीं मतलब ऐसे बोलेंगे अनुराग कश्यप? क्योंकि ये अनायास तो नहीं बोला गया, उनकी फिल्म इन्हीं सवालों पे थी। इस पे रोक लगी तो इस पे सवाल उठेंगे तो सारे लोग जो है वो आकर के एक मंत्री आकर के मंत्री बोलने लग रहे, संतरी बोलने लग रहे, सेलिब्रिटी बोलने लग गए, मीडिया चैनल उसी तरह के उसमें कर रहे हैं। तो सवाल सीधे से जो है, जो बहस व्यापक बहस का होना चाहिए वो सीधे से गायब है। ये ब्राह्मण प्राइड और उस पे आकर के ठहर जा रहा है। अनुराग कश्यप का मैं अभी अनम्यूट हो गया था, फिर से करिए एक बार। वो मेरा प्रॉब्लम। हाँ, चूंकि आपके यहाँ से इको हो रहा था। आप ना एक बार क्लिक करिए, आप 2 बार डबल क्लिक करते हैं तो अनम्यूट होके फिर से म्यूट हो जाता है। आप सिर्फ सिंगल क्लिक जी, उधर से ही आप ठीक कर दिया करिए थोड़ा मेरा।
नहीं, मेरे खैर। हाथ में कुछ नहीं है आजकल। अच्छा हो। मैं भी एज अ गेस्ट अपेयर होती हूँ। अच्छा, तो मैं बस इसमें ये कह रहा था कि देखिए अनुराग कश्यप थोड़ा शुरू से ही बहुत थोड़े मुखर रहे हैं कई मामलों में। और वो प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के, अमित शाह को लेकर के, और बहुत उस तरह के तीखे हमले करते रहे हैं। और उस तरह दौर में भी हमले किए हैं जब सीएए का आंदोलन चल रहा था, एनआरसी वाला आंदोलन चल रहा था। तो उस दौर में भी आप देखेंगे कि तो एक बहुत हर ऐसे मसलों पे, सामाजिक राजनीतिक मसलों पे बहुत संवेदनशीलता से ज्यादा तीखा होकर के ही थोड़ा आमतौर पे वो बोलते रहे हैं। और अभी आमतौर पे आप ध्यान दीजिएगा तो जैसे मीडिया को कंट्रोल करने की कोशिश हुई है, वो एक बड़ा टूल्स हो गया है। एक संगठन के बतौर मीडिया जैसे काम करता है, उसी तरह 14 के बाद आप देखिएगा कि फिल्मों को भी, फिल्म इंडस्ट्री को भी कंट्रोल करने का, अपने अपने काम में लगा लेने का सत्ता ने आमतौर पे अपने अपने राजनीतिक मकसदों को और ज्यादा पॉपुलर तरीके से ले जाने का, उसका इस्तेमाल में आप देखिए कि बहुत ज्यादा वृद्धि हुई है, बहुत कई गुना वृद्धि हुई है। तो उसका एक दूसरा नैरेटिव उसके साथ ही है कि जो लोग असली सवालों को केंद्रित करके कुछ बात करने की कोशिश करते हैं, तो वो टारगेट होते हैं। इसमें कोई बहुत उन्होंने वो जो बयान दिया है वो कोई ऐसा नहीं जिसको बहुत आहत हुए हो, इस तरह का बहुत कोई बड़ा मामला हाँ हो गया, बिल्कुल, सवाल वो नहीं हाँ है। बिल्कुल, बिल्कुल। सवाल वो नहीं, वो तो एक बीच में उन्होंने जिस तरह से तीखे हमले हो रहे थे कि ब्राह्मण तुम्हारे बाप हैं, उसी में वो बोल गए अपनी बात भी। तो वो जो जो चल रहा है डायलॉग, उसमें बातचीत चल रहा है चैट में जो है, तो उस वो जो ट्रोल्स था उसने जो है उस तरह की बात की जो है कि ब्राह्मण तुम्हारे बाप हैं और ये वो टाइप। और तो उसमें मैं कह रहा था कि वो सवाल नहीं है, सवाल है कि ऐसे लेकिन पृथ्वी लेकिन पे कोई फिल्म मनीष जी, वो अगर हम उस पे भी जाते, लेकिन वो ज्यादा बड़ा और गहरा विवाद है जो कि सेंसर बोर्ड के साथ है उनका। अगर इन कट के साथ ये फिल्म आती है तो वो फिर जो क्या होता है, सवाल, उस फिल्म का मतलब क्या रह जाएगा? अगर मान लीजिए वो तमाम जो जो जिस पर जी, आपत्ति किया है उसको हटा देते हैं तो उस फिल्म का मतलब क्या रह जाएगा? वो इससे बहुत, असल में इस पूरे प्रक्रिया से ही जब ज्यादा आहत होकर के सेंसर बोर्ड पर असल में अटैक कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि एक दो नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, इस तरह की जितनी जाति केंद्रित फिल्में हैं या जाति पर फोकस करके कोई फिल्में हैं, उनको क्यों सेंसर उसको रोक दे रहा है। वो संतोष फिल्म की बात कर रहे हैं, दो दो और फिल्मों की बात कर रहे हैं, मैं भूल रहा हूँ जिसको लेकर के। धड़क 2 है, फिर वो धड़क 2 है। अपनी फिल्म, धड़क 2 है जी और पंजाब धड़क, 95। पंजाब पंजाब 95 है, 95। उसकी वो बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि वो एक पूरे पूरे एक संस्था को ही सवाल के घेरे में खड़ा कर रहे हैं कि सेंसर बोर्ड क्या हो गया है, सत्ता का टूल्स हो गया है। सेंसर बोर्ड को जो है, सेंसर बोर्ड पे ही सवाल खड़ा कर रहे हैं कि 4 ही लोग उसमें थे और ये सही बातें बाहर कैसे चली गई। और वो इधर ज्योतिका फिल्म पे बात होगी तो वहां नहीं आएंगे, सवाल नहीं आएंगे, तो फिर ज्योतिका फिल्म क्या बनेगी, उसका तो कोई मतलब ही नहीं रह गया। उस फिल्म को ही अपना संगीत बना दिया। और 3000 साल कौन सी वैसी बात हो गई कि इतने दिन से इसका जिक्र न करिए, आप मनु की जिक्र न करिए। तो जो जो वास्तविकता है, जो कह रहे हैं कि सेंसर बोर्ड ये कह रहा है, मैंने कमाल की बात है कि सेंसर बोर्ड कह रहा है कि मोदी जी ने तो जाति को खत्म कर दिया। यानी एक जनरल जो फिनोमिना 2014 में आप देखिएगा कि राजनीतिक धरातल पर ये बनाई गई पूरे देश में कि जाति वो सब टूट गया। मोदी जी ने मैंने जो उससे बहुत परे जा करके ये जो जीत है, ये जो पुरानी जो जाति केंद्रित जो राजनीति थी, वो विकास केंद्रित राजनीति में बदल गई। उसको ये 14 से ही प्रचारित कर रही है बीजेपी, इस बात को बहुत अपने तरीके से। वही बात ठीक ठीक सेंसर बोर्ड बोल रही है कि मोदी जी ने तो जाति उसको खत्म कर दिया, ये क्यों आप इसको जो है लेकर के इस तरह से ये वो बोल रहे हैं। अभी वो एक फिल्म डायरेक्टर है, वो क्या नाम है, अभी इन गलियों में एक फिल्म लेके आए हैं जो अविनाश जो क्या दास, नाम है उनका? अविनाश दास, जी अविनाश जी दास। जी जी। तो अविनाश दास एक इंटरव्यू में बोलते हैं कि हाँ ये सच्चाई है कि बड़े बजट वाली फिल्मों में हम जैसे लोगों के लिए अब स्पेस खत्म हो गया, स्वरा भास्कर के जैसे एक्टर्स के लिए वो खत्म हो गया है, वो हम पे कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। तो ये सच्चाई है कि अब हमारे लिए फिल्म, ओगना सेन ने पहली बार कहा कि फिल्मों में, बॉलीवुड जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री में जातिवाद है। जी। और बड़े एक्टर के जबकि द्वारा जबकि बात जी आई। जबकि जबकि इस तरह की चीजों को बहुत पहले आप देखिएगा कि बल्कि जब जब तथाकथित कहा जा रहा है कि जाति खत्म हो गई है, तब इतना ताकतवर तरीके से हमला हो रहा है। बल्कि श्याम बेनेगल की वो जो दूरदर्शन पे दिखाई जाती थी वो फिल्म, वो भारत एक खोज जो नेहरू जी के उसके उसमें उसमें भी इस दृश्य को दर्शाया गया है। ज्योतिबा फुले सावित्रीबाई जी पढ़ाने जा रही हैं
उनके ऊपर जो है गोबर और वो सब फेंका जा रहा है और उनके ऊपर बहुत जातिवादी कमेंट किए जा रहे हैं। वो दूरदर्शन पे उसको दिखा चुका है, मैंने उसको, ऐसा नहीं है कि वो जो लोग कह रहे हैं कि जाति वो खत्म हो गया है, वो आज उसी की सबसे देखिएगा कि उसी फिल्म बन रही है तो उस पर उतना अटैक हो रहा है। और 1988 के समय में जो है उसका वो सीरियल में जो है वो पूरे आराम से वो सेंसर बोर्ड वो करने दे रहा है। दूरदर्शन सरकारी जो चैनल है उसपे वो सीरीज दिखलाया जा रहा है। तो मेरा कहना है कि देखिए, युद्ध तो जहां अगर छिड़ता है तो वो केवल राजनीति तक ही तो रहेगी नहीं। ये जो पूरा दक्षिण पंथ ने जो अपना युद्ध चलाया है, तो वो संस्कृति तक जाएगी, वो फिल्मों तक जाएगी, वो साहित्य तक जाएगी, वो केवल राजनीति तक सीमित नहीं रहेगी। और ये अच्छी बात है कि थोड़ा मैं देख रहा हूँ कि हर तरफ आवाजें अब आ रही हैं। वो आपने जो देखा, अभी कोई और दौर रहता तो अखिलेश यादव आगरा नहीं जाते, उस यात्रा में नहीं जाते, रामजी सुमन के घर नहीं जाते। तो उधर लेकिन अब अनुराग जा रहे कश्यप हैं। उधर बोल रहे हैं, तो इधर आप देखिए कि अखिलेश जी पूरी एक और ताकत का प्रदर्शन करते हुए उन्होंने किया है। बहुत बेचारगी में वहां नहीं गए हैं, मैंने बहुत सैलाब, बड़ा जन काफिला सैलाब था, लेकर मैं के, देखी अभी शाम को बहुत वीडियो, बड़ी बहुत खुशी हुई मुझे उन्होंने देखकर। उन्होंने एक बहुत ही पॉलिटिकल ताकतवर जवाब दिया है। और उत्तर प्रदेश की राजनीति को फिर जो है हिंदू मुस्लिम से फिर से सामाजिक न्याय की तरफ शिफ्ट कर दिया है। अगर आप ध्यान अगर दें तो बड़ा बड़ा ये छलांग है, इसको आप समझ लीजिए। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये युद्ध और ज्यादा बढ़े, ये और ज्यादा बल्कि कम लोग थोड़ा बाबा साहब पे कम बात करते हैं, ज्योतिबा फुले पे कम बात करते हैं, पेरियार पे कम बात करते हैं। ये बात नहीं करते हैं इसलिए आज लोग बोलते हैं कि कहाँ, क्योंकि वो ये लोग तो कम बोल रहे हैं ना भाई। हम वही कह रहे थे किसी उस चैनल पे कि रामजी सुमन और इंद्रजीत सिंह तो बहुत कम बोल रहे हैं, बहुत थोड़ा बोल रहे हैं। वो बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएं क्यों नहीं जोर से पढ़ रहे हैं भैया? आप पेरियार साहब की बात क्यों नहीं आप पूछने के ला रहे हैं? आप ज्योतिबा फुले के रेसे रेसे मैच क्यों नहीं सामने ला रहे हैं? उनके नाम से नहीं है ना, ज्योतिबा फुले ये बोला करते थे। आप इस पे बात करना बंद कर दिए हैं। और अगर आपने बात करना चूंकि बंद कर दिया था, तो आज उनके लिए आवाज, इस पे अटैक मनीष जी की करना आवाज, उनकी छोटी मनीष जी की आवाज अब थोड़ा जी 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 कट कट के आ रही है। नहीं, आप ये ठीक हो गए, लग रहा आप फिर अपनी से बात ठीक, पूरी करिए फिर मनीष से जी। ठीक हो गया। लगता है आप ज्यादा स्पीड में बोल रहे थे तो कोप अप नहीं कर रहा था। तो चलिए। मैं बस इतना कह रहा था कि उन सब चीजों पर कम बातें हो रही थी। और हर तरह के विपक्ष ने उन पे बातें करना बंद कर दिया था। संकोच में चले गए थे, हिचक हो गई थी, डर लग रहा था। उनको लगता था कि इससे हमारी पॉलिटिक्स, इससे हमारी सांस्कृतिक पॉलिटिक्स, इससे हमारी साहित्यिक पॉलिटिक्स वो कमजोर पड़ जाएगी। इन सब चीजों पर बहुत चर्चा करेंगे। तो मोदी जी ने ये रास्ता दे दिया है असल में कि, और 2024 के बाद ये रास्ता थोड़ा और खुला है, थोड़ा सफल था वो थोड़ा चौड़ा हुआ है। और बहुत सारे जो लोग जनता की मूड को समझ नहीं पा रहे थे कि जनता इस बातों को सुनना चाहती है, जनता इस डिबेट में उतरना चाहती है। और ये बात बल्कि जो सांस्कृतिक नेतृत्व था, जो राजनीतिक नेतृत्व था, जो जो साहित्यिक नेतृत्व था, नहीं इस बात को उतना समझ रहा था। तो मेरा तो ये कहना है कि ये ठीक दिशा में चीजें चल रही हैं। इस पे और ज्यादा बहस को, और ज्यादा बातों को, इस पे और ज्यादा तीखेपन के साथ जो है आना चाहिए। जनता तलाश रही है, ऐसे 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 अगुआ लोगों को तलाश रही है। और हमको लगता है कि वो बात जितनी जल्दी नेतृत्व समझ ले वो अच्छा रहेगा। जी ठीक है सर, आप कुछ कह रहे हैं विजय सर? मेरी आवाज क्यों इको हो रही? कहीं किसी का कोई डिवाइस खुला हुआ है? हम अच्छा ठीक है, मैं पहले एक साकिब जी से टिप्पणी ले लेती हूँ, उसके बाद लौट कर आपके पास ही आएंगे। ठीक है, देखिए, ये फिल्मों में अभी जैसे बताया मैंने कि कई, अभी एक टिप्पणी भी मैं देख रही थी, हम लोग इस तरफ में भी ध्यान नहीं जा रहा है कि एक तो खैर जाति की बात हम कर रहे हैं, वो अपने आप मार्जिनलाइज्ड इशू आजकल खास तौर पे हुआ है, और मुसलमान जो है वो टारगेट में है। देख रहे हैं अभी गाजियाबाद में जो हुआ, औरंगजेब 1857 के जो है नायकों का फोटो था, गाजियाबाद स्टेशन पे सब पेंट किया गया था, और उसके बाद से 2016 में, और जाकर के जो है बहादुर शाह जफर के पेंटिंग पे कालिख पोत दिया गया। और तो और वो कलाकार जिन्होंने वो पेंटिंग बनाई थी उनका भी हृदय परिवर्तन हो गया। ये उससे ज्यादा दुख की बात है कि जिन्होंने बनाया था उनका भी हृदय परिवर्तन हो गया। तो तमाम तरह के फिल्मों में भी वही देख रहे हैं, जाति तो सीधे सीधे गायब है।
और चोट सिर्फ मुसलमान पे है, चाहे वो कश्मीर फाइल के बहाने हो, छावा के बहाने हो, चाहे वो पद्मावत के बहाने हो, चाहे तमाम इस तरह के खोज के निकाला जा रहा है। इसके अलावा जो है, लेकिन ठीक इसी समय में हम साउथ में आते हैं। साउथ में जाति उभार की फिल्में पिछले कुछ सालों में कितनी, पारंजीत, मारी सेल्वराज, इन सब की तमाम फिल्में और अभी भी इस पर टेक बहुत अलग है उत्तर भारत से, बॉलीवुड से या हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से जो है। तमिल फिल्म, खास तौर पे तमिल, केरल, मलयालम, कर्नाटक का भी मुख्य धारा में कर्नाटक भी बिल्कुल इसी तरह से हो चुका। बर्बादी फिल्म आजकल यहाँ पे बन रही, लेकिन तमिल फिल्में बहुत अच्छी बन रही हैं, मलयालम भी ठीक ठाक है। मां मनन कास्ट को लेकर इतनी अच्छी फिल्म, कास्ट को लेकर के कि राजनीति में आने के बावजूद भी जो हाशिए के समाज के लोग हैं, मार्जिनलाइज्ड, वहां भी पावर में भी मार्जिनलाइज्ड रहता है, और हम इसको फलीभूत होते हुए देख रहे हैं अभी के समय में। तो और फिर तो पसमानदा का सवाल कहाँ से, क्योंकि एक टिप्पणी दिखी मुझे, आप सोचिए उस लेंस से कौन फिल्म बनाएगा कि अभी तो मुसलमान को सीधे सीधे विलन पेंट करने में लगे हुए हैं, तो वो फिर वो नायक के तौर पे आना भी उनका जो है वो सवाल पैदा करा, और वहां पर पसमानदा कैसे केंद्र में आएगा, ये तो और बहुत बड़ा सवाल है जो कि मुसलमानों में दलित। लेकिन अभी आप इन सारी चीजों को किस तरह से देख रहे हैं? एक जो उत्तर प्रदेश में 20% के करीब में मुसलमान भी हैं, 20% के करीब में दलित भी हैं, मिलकर के 40% बनते हैं। उसके बाद यादव और को मिला दें तो ब्राह्मण 10%, 5% राजपूत, क्या कर लेंगे? राजनीति को बदलना चाहिए। जाति जनगणना है ना, ये और जाति के आंकड़े बाहर आना, ये बहुत बड़ा चेंज जो है वो हो सकता है। क्या आप इसको ऐसे देख रहे हैं? देखिए, अगर मुझे बोलना किस पर, अनुराग कश्यप पे या उत्तर प्रदेश वाली घटना पे? जैसे तमाम जो बदलने का है, ताकि राजनीति और उस पर असर तो सीधा सीधा है। आज की राजनीति ही तो इन फिल्मों को बदला है कि आप देखिए यहाँ पर मुसलमान नायक, अब तो मुसलमान नायक बनाने का टोटा पड़ रहा है। आप मुसलमानों की बात, पसमानदा की बात कहाँ से करेंगे, जो एक टिप्पणी में मुझे दिखी। देखिए, अभी विजय सोनवनकर जी कह रहे थे कि ये पहले भी था, ब्राह्मणवाद के खिलाफ फिल्में पहले बनती थी, लेकिन उसका प्रतिरोध इस तरह से नहीं होता था जैसे आज। आप जैसे प्रेम रोग का मिसाल आप ले लीजिए, ऋषि कपूर और पद्मिनी कोल्हापुरी की जो फिल्म है, आप अगर उसको भी देखेंगे तो वो भी कहीं ना कहीं ब्राह्मणवाद पे चोट करती हुई फिल्म है कि पद्मिनी कोल्हापुरी के विधवा होने के बाद किस तरह से उसको उनके बाल मुड़वाने और चप्पल ना पहनने, चटाई पे सोने, वो तमाम चीजें। लेकिन उस वक्त उसका प्रतिरोध नहीं हुआ था। आज इसलिए हो रहा है क्योंकि ये ताकतें जो है वो पावर में है। ये चेहरा भले ही दलितों का, पिछड़ों का सामने है, जीतन राम मांझी को मंत्री बना देंगे, चिराग पासवान को मंत्री बना देंगे, मोदी जी ओबीसी घांची समाज के उनको प्रधानमंत्री बना देंगे, लेकिन पावर में वही है। हम सब लोग जानते हैं। इस पर चिराग पासवान फिर कलावा पहनेंगे, टीका लगाएंगे और फिर क्या कहते हैं, हनुमान का भक्त बनाना, मोदी जी का भक्त बनाएंगे और कहेंगे सब महादेव ने सब कुछ दिया है। अभी आप जीतन राम मांझी जी का बयान देख लीजिए, कह रहे हैं आरक्षण छोड़ देना चाहिए। ये ज्यादा गंभीर है, ये ज्यादा गंभीर है कि आपके बीच के लोग किस तरह से उनकी भाषा बोलने लगे हैं सत्ता के लिए। ये ज्यादा गंभीर चुनौती है। और ये बौद्धिक विमर्श, ये अनुराग कश्यप का वो बयान जो है इतना ज्यादा तूल पकड़ जाता है। देखिए, अनुराग कश्यप की जो टिप्पणी है, उसमें जो शब्द है, उससे कोई भी जो सभ्य आदमी है, पढ़ा लिखा आदमी है, शायद वो डिसएग्री हो सकता है। लेकिन उन्होंने उससे पहले जो सवाल उठाए हैं, सेंसर बोर्ड पर जो उन्होंने सवाल उठाया है फिल्मों को लेकर के और तमाम चीजों को लेकर के, उससे आप किनारा कश नहीं हो सकते हैं। असल विमर्श वही है जो अनुराग कश्यप ने सवाल उठाए हैं। उन सवालों को डाइवर्ट करने के लिए अनुराग कश्यप के उस उकसावे में आके की गई टिप्पणी को चर्चा में ला करके ये किया जा रहा है। आज मैं देख रहा था शाम को कुछ मीडिया बाइट्स, मैंने गोदी मीडिया के कुछ बाइट्स देखे। जो त्रिपाठी एंकर है, शुक्ला जी एंकर है, वो कह रहे थे अनुराग कश्यप ने फ्रस्ट्रेशन में यह बयान दिया है। मतलब फ्रस्ट्रेशन, वो कह रहे हैं अनुराग कश्यप फ्रस्ट्रेटेड हो गए। भाई, अनुराग कश्यप की बेटी को तुम जो है रेप की धमकी दे रहे हो, तो क्या करेगा बंदा? और ये वही लोग हैं जो विराट कोहली की बेटी को भी धमकी देते हैं रेप करने की। उस मासूम साल 6 महीने की बच्ची को जो तबका रेप करने की धमकी देता है, उसकी बेचारगी को हम कितना ज्यादा उस पर हम मतलब और अनुराग कश्यप की माँ जो 74 साल से ऊपर की है, और अनुराग कश्यप की माँ, बीवी, कोई भी व्यक्ति होगा, कोई भी पुरुष होगा जो संवेदनशील पुरुष होगा, वो स्वाभाविक रूप से एक अपने परिवार की महिलाओं के प्रति उसको ये होगा कि भाई बेटी, माँ को धमकी मिल रही है, बेटी को धमकी मिल रही है। और ये तबका जो है आपकी पूरी जिंदगी को, पूरे लाइफ स्टाइल को कंट्रोल करना चाहता है। सोनाक्षी सिन्हा जहीर इकबाल से शादी कर लेती हैं
तो ये ज्ञान देने लगता है कि भैया घर का नाम रामायण है, बाप का नाम शत्रुघ्न है, भाइयों का नाम लवकुश है, तो तुम फ्रीज दे दो सोनाक्षी सिन्हा को। ये वो तबका है जो ज्यादा रिएक्शन कर रहा है आज अनुराग कश्यप के उस बयान को लेकर। और अनुराग कश्यप के उस बयान पर इतना बवाल इसलिए भी खड़ा हुआ है क्योंकि वो मनीष भाई ने बिल्कुल सही कहा कि अनुराग कश्यप मतलब मौजूदा बॉलीवुड इंडस्ट्री में अनुराग कश्यप जैसे कुछ एक लोग हैं जो इस सरकार के खिलाफ बिल्कुल सीधी लकीर रखते हैं। कोई इफ बट नहीं, कोई किंतु परंतु नहीं, कोई लेकिन ये शाकिब ये भी यहाँ पर जिक्र करना जरूरी कि जब जब उन्होंने ऐसा किया उन्हें फिर से ईडी भेजा गया है, मी टू में उनको फंसाया गया है तभी भी, और जबकि मी टू पे उनका जो है जो जवाब या उनका तौर तरीका बिल्कुल वही रहा जो उन्होंने सब कुछ समेट लिया था, और मतलब वेट किया जब तक कि उससे बरी नहीं हुए तब तक फिर उन्होंने उस पर कुछ नहीं कहा, और ना ही यानी कि उसको भी उन्होंने हेड ऑन ही लिया था और बिल्कुल इनके इसमें चले थे। तो लेकिन उनको हर बार रोकने टोकने की कोशिश भी लगातार की जा रही है। मुझे लगता है, मैंने कहा कि अगर जैसे आज जिस तरह से सत्ता का दमन बढ़ रहा है और उस दमन के खिलाफ अगर बॉलीवुड इंडस्ट्री में कोई व्यक्ति, एक दो व्यक्ति जो है वो सीधा सीधा काउंटर करता हुआ दिखाई देता है तो उसमें पहले नंबर पे अनुराग कश्यप को मैं रखता हूँ। इवन शाहरुख और सलमान की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मुसलमानों के खिलाफ होने वाले अत्याचार पे जबान खोल दे और जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड सरकार को कुछ कह दे। नसरुद्दीन शाह बोल देते हैं तो उनको पाकिस्तान भेजने की बात हो जाती है। सवाल ये है, सवाल तो अनुराग कश्यप का सेंसर बोर्ड से, और सवाल वाजिब है, आप इन सवालों से कैसे बच सकते हैं? ये वही सेंसर बोर्ड है जो केरला स्टोरी पे कोई आपत्ति नहीं करता है, जो बिल्कुल भ्रामक और तथ्यहीन फिल्म है, ये 72 हूर जैसी फिल्म बना देता है, ये जेएनयू को जहांगीर नेशनल यूनिवर्सिटी नाम की फिल्म बना करके पोर्ट्रे करने की कोशिश करता है कि जेएनयू जो है देशद्रोहियों का अड्डा है। एक चेन है पिछले 10 सालों में मुसलमानों को खलनायक बनाने की, जो एक फिल्म जो मतलब इस फिल्म के बॉलीवुड के माध्यम से जो कोशिश हुई है। और उससे पहले भी अगर हम बात करेंगे तो आप देखेंगे कि मुसलमानों को हमेशा फिल्मों में जो है वो जालीदार गंजी और लुंगी पहने हुए, गोल टोपी रखे हुए, गले में तावीज रखे हुए, वही मुसलमानों का चित्रण होता है कि मतलब जो सब मुसलमान ऐसे ही होते हैं, तो जालीदार बनियान पहनते हैं, गले में तावीज लटकाते हैं, टोपी पहनते हैं, और उनके जब आप गलियों में जाएंगे तो वो चांद तारे वाले झंडे लगे रहेंगे। ये हम लोग बचपन से देखते आए। और वही सेंसर बोर्ड है जो पेशवा या फिर बहुत हुआ तो नवाब नायक होंगे या फिर जो उस तरह के, और वही सेंसर बोर्ड। आप देखिए बाजीराव मस्तानी जो फिल्म आई थी उस पर क्यों नहीं बवाल किया भाई? जो पेशवा को तुमने एक नायक की तरह दिखाया, रणवीर सिंह की वो फिल्म थी, दीपिका पादुकोण भी थी उसमें, वो देखी थी हमने, मतलब तुमने कैसे हीरो की तरह पोर्ट्रे किया पेशवा को, वहां तुम्हें क्यों नहीं आपत्ति हुई कि नहीं भाई पेशवा का किरदार तो ऐसा नहीं था, पेशवा तो वास्तव में ऐसे हुआ करते थे जो गले में झाड़ू और गले में हांडी और कमर में झाड़ू लटकाने का फरमान जारी करते थे। आज मनीष भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं कि फूले का जो मैसेज है, सेंसर बोर्ड ने जो आपत्तियां की है कि ये शब्द हटाओ, ये शब्द हटाओ, मनुस्मृति हटाओ, मनु हटाओ, पेशवाई हटाओ, तो फूले का मैसेज ही खत्म हो जाएगा उससे। फूले का तो जो बुनियादी मैसेज है उसके बनाने वाले लोगों को और वो जो समाज को देना चाहते हैं वो पूरा का पूरा खत्म हो जा रहा है। अभी आप देख लीजिए, अभी आप कोई फिल्म बना दीजिए छावा टाइप, उसमें आप देखिए, और सरकार मोदी ऑडिटोरियम में सारे मंत्री बैठ के गली मोहल्लों में दिखाई जाती है, भाजपा के विधायक फिल्मों को दिखाते हैं। हाँ बिल्कुल, टैक्स फ्री हो जाती है। और आप देखिए वही एक फिल्म मेकर है जिसके शब्द को लेकर के पूरा पॉलिटिकल नैरेटिव को आगे बढ़ाया गया, वो है अर्बन नक्सल, और वो है विवेक अग्निहोत्री। विवेक अग्निहोत्री तो तुमने हिंदू हृदय सम्राट बना रखा है। अच्छा, बौद्धिक विमर्श ही करना है तो मोदी जी की किताब पे कर लो ना। मोदी जी ने कहा है कि मैला ढोना आध्यात्मिक सुख है, ये कर्मयोग 2007 में उन्होंने लिखी है। ऐसी खबरें सबको होंगी। ये अगर मोदी जी ने वास्तव में ऐसा कुछ लिखा है कि मैला ढोना जो है, सर पे गंदगी ढोना आध्यात्मिक सुख है, तो मेरा तो ये मानना है कि ये आध्यात्मिक सुख जय शाह को भी लेना चाहिए, अमित शाह के बेटे को भी ऐसा आध्यात्मिक सुख लेना चाहिए भाई। प्रवेश शर्मा, कपिल मिश्रा, निशिकांत दुबे, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा सब ले ऐसा आध्यात्मिक सुख। तो ये आध्यात्मिक सुख, ऐसा वाला आध्यात्मिक सुख आप लेके दिखाइए ना समाज को कि नहीं, ये वाकई एक व्यक्ति सीवर में उतर रहा है, एक व्यक्ति हमारी गंदगी अपने सरों पे ढो रहा है, सदियों से ढो रहा है, और हम जो है उसको बोल रहे हैं कि आध्यात्मिक सुख, मतलब ये एक तरह से उसके जले पे नमक छिड़कने जैसा बयान है। इस पर क्यों नहीं आपको आपत्ति होती है भाई कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है? और जो दूसरा सवाल का हिस्सा था कि बॉलीवुड तो इसमें से जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है उसमें तो स्टेटस को टूटने वाला नहीं है, अनुराग जैसे लोग इस पर बोलेंगे और अकेले पड़ेंगे, लेकिन राजनीति में जो दूसरी संभावना है जो इधर मैंने बात की जी, आपको लग रहा है कि हाँ यहीं से रास्ता निकलेगा?
देखिए बिल्कुल, मैं ये जो आज अखिलेश यादव ने किया है और जो जिस तरह से उसको काउंटर किया है, मुझे लगता है अगर यही परिस्थितियां बनी रह गई तो 2027 में भाजपा उत्तर प्रदेश से साफ हो जाएगी। अगर ये मुख्यमंत्री रह गए, क्योंकि देखिए भाजपा के अंदर अब द्वंद्व की स्थिति है, वो डायलेमा में है कि इनको रखना है कि इनको हटाना है। अखिलेश यादव को फायदा मिल जाएगा अगर योगी आदित्यनाथ 2027 तक मुख्यमंत्री बने रह जाते हैं तो। भाजपा उनको बदलना चाहेगी, कोई पिछड़ा चेहरा लाना चाहेगी ताकि ये जो पीडीए का नैरेटिव अखिलेश यादव खड़ा कर रहे हैं उसको काउंटर करने में उनको आसानी हो। लेकिन अखिलेश यादव ने जिस तरह से आज जो नैरेटिव खड़ा कर दिया, और बिल्कुल मनीष भाई ने सही कहा कि ये बयान, अगर आप इसका एक सकारात्मक पहलू देखेंगे, जो राणा सांगा विवाद है उसका एक सकारात्मक पहलू ये है कि सोसाइटी की जो मूल समस्याएं हैं, जो वास्तविक समस्या है, जो सांप्रदायिकता से ज्यादा जो संक्रमण है, जातिवाद का जो संक्रमण है, वो आपके विमर्श में आ रहा है। उसकी जड़ें जो है वो समाज में फिर एक बार विमर्श की जो है जगह ले रही है। ये ज्यादा अच्छी स्थिति है और मेरा खुद भी मानना यह है कि ऐसी बहसों को समाज में आगे बढ़ाना चाहिए और उनको जगह मिलनी चाहिए, प्रॉपर जगह मिलनी चाहिए। जैसे कि सपा के एक नेता इंद्रजीत सरोज ने जो ये सारे फूले के जिन जिन सवालों पे झाड़ू बांधने वाले तमाम चीजों को जाकर जो अपनी जनता के सामने वो इस पर बात कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि क्यों इस पे रोक लगा रहा है और क्यों इसको जो है क्यों इसको झुटला कैसे इसको कोई झुटला सकता है। भाई वो कोई कह देता है तुम तलवार फरसा लेके पहुंच जाते हो। एक तरफ तो तलवार फरसा लेकर के भी प्रदर्शन करने पे कोई केस नहीं है, गाली गलौज करने, गर्दन उड़ाने पर कोई केस नहीं है, और दूसरी तरफ कोई बाजू पे अगर काला कपड़ा एक छोटा सा 1 इंच का बांध के अपने घर से चला जा रहा है तो उस पे तुम 2 लाख का मुचलका भेज दे रहे हो। ये मतलब ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि सत्ता कैसे चल रही है, सत्ता किस तरह से कंट्रोल हो रही है। ये अभिव्यक्ति की आजादी पर भी हमला है। देखिए मैं फिर कह रहा हूं कि अनुराग कश्यप की टिप्पणी में कुछ बातें अनुचित हो सकती हैं, लेकिन उनके उठाए हुए सवालों को हम दरकिनार नहीं कर सकते हैं। नहीं, यहाँ पर मुझे लगता है शाकिब हमको टिप्पणी भी नहीं बोलना, उन्होंने काउंटर टिप्पणी की है एक ट्रोल के जवाब में, लेकिन उनकी मूल टिप्पणी नहीं है, वो मूल टिप्पणी नहीं है। ये मनोरमा जी, मैं ये कह रहा हूँ कि ये एक व्यक्ति का स्वभाव होता है, ये एक व्यक्ति का। देखिए मैं आमतौर पे गाली नहीं बोलता हूँ, ठीक है, मैं अपशब्द का इस्तेमाल नहीं करता हूँ, आम बोलचाल की जबान में मैं अपशब्द का इस्तेमाल नहीं करता हूँ। लेकिन अगर कोई व्यक्ति मुझे जो है दिन भर मतलब कभी भी मिले और कोई बहस हो जाए, वो मुझे बार बार गाली देता रहेगा, बार बार 4 बार 5 बार 10 बार अगर वो मुझे गाली देगा तो निश्चित रूप से मैं उसको गाली दे दूंगा। फिर बल्कि यहाँ प्रसंगवश थोड़ा सा मैं बोल दूं कि बुद्ध का मैं यहाँ पे रेफरेंस दे रही हूँ कि बुद्ध ने भी जब गांव पे, एक कहानी मैंने बहुत पहले पढ़ी थी कि जब उनको एक गांव में गाली मिली थी तो उन्होंने यही कहा था कि अगर 10 साल पहले तुम मुझे गाली देते तो मैं भी गाली देता, क्योंकि तब मैं बुद्ध नहीं था, लेकिन अब मैं गाली नहीं दूंगा, लेकिन मैं वापस कर दूंगा। जैसे तुम मिठाई दोगे तो मैं वापस करूंगा, तुम घर में जाके मिठाई बांटोगे, तुम गाली दोगे मैं वापस कर दूंगा, तुम घर में जाके वो गाली आपस में बांटोगे। ये था, तो मुझे बहुत अच्छी लगी थी वो कहानी। देखिए फूले से इनको 2 समस्याएं हैं, मतलब इकट्ठे इनको 2 चुनौतियों का सामना करना पड़ा। एक तो जब बात महात्मा फूले की होगी, ज्योतिबा फूले की होगी, सावित्रीबाई फूले की होगी, तो उसमें फातिमा शेख का जिक्र आएगा, उसमें उस्मान शेख का जिक्र आएगा। तो ये इससे डरते हैं, ये जिन दलितों को, ये जिन पिछड़ों को मुगलों के नाम से, औरंगजेब के नाम से डरा के रखना चाहते हैं, अपने चंगुल में फंसा के रखना चाहते हैं, ये असल में उससे डर रहे हैं कि ये जब उनको पता चलेगा कि भाई जब ज्योतिबा फूले इनके खिलाफ संघर्ष कर रहे थे तो कोई उस्मान शेख नाम का व्यक्ति इनके साथ था, जब माता सावित्रीबाई फूले इनके खिलाफ लड़ रही थी तो फातिमा शेख इनके साथ खड़ी थी, तो वो जो एक नैरेटिव है वो दूसरे तरह का नैरेटिव बनता है, उससे ये डरते हैं। ये और इन सबको एक दिशा देने वाले जो है वो क्रिश्चियन मिशनरीज के लोग थे, तो उनका भी जिक्र आएगा, बिल्कुल, नो डाउट, बिल्कुल। और यही इनको, जिनको ये दुश्मन मानते हैं, मतलब मुसलमानों को, क्रिश्चियन को, यही तो इनको, मतलब इनको, इन्हीं लोगों को तो ये लोग अपना मूल दुश्मन मानते हैं, जबकि हकीकत ये है कि ये सबसे बड़े दुश्मन है ऐसे लोगों के। हकीकत ये है कि ये सबसे बड़े दुश्मन है ऐसे लोगों के। जी विजय सोमाने सर इस पे काउंटर कुछ कहना चाह रहे थे जल्दी से सर। अब हम लोग 1 घंटा से ज्यादा हो चुका, तो इस थोड़ी छोटी सी टिप्पणी। हाँ, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के वो जो उसके लिए जो कारण बताए जा रहे हैं उसकी जड़ एक है, जो कला के क्षेत्र में दलितों के अभिव्यक्ति के स्वातंत्र्य का हनन हो रहा है,
उसके लिए जो दलित आर्टिस्ट है उन्होंने अपना अलग एस्थेटिक्स एस्टेब्लिश करना चाहिए और उसको प्रचारित करना चाहिए, ताकि सेंसर बोर्ड के लोगों तक वो पहुंचे और उस आधार पर जो दलित साहित्य या कलाकार जो दिखाता है या बताता है उस पर कोई ऑब्जेक्शन ना आए। इतना वो एस्थेटिक्स पावरफुल होना चाहिए और सब तक पहुंचना चाहिए। ये पहली बात। और दूसरी बात, जब राष्ट्रवाद की बात आती है तब मैं कहूंगा लेकिन सर नियंत्रण तो सेंसर बोर्ड का होता है, एक फाइनल अथॉरिटी किसी भी चीज को भारत में रिलीज करने के लिए, नहीं तो फिर वो गैर कानूनी कंटेंट हो जाता है। सेंसर बोर्ड को अगर कोई दलील देनी है तो उसके लिए एस्थेटिक्स के प्रिंसिपल होने चाहिए कि जो फुले अम्बेडकर एस्थेटिक्स है कि ये जो है ये फुले अम्बेडकर एस्थेटिक्स के मुताबिक है, इसलिए ये कोई गैर संवैधानिक नहीं है, इसलिए इसको अलाउ करना चाहिए। तो फिर तो सर सांप्रदायिकता और धर्मनिरपेक्ष इन सब के भी एस्थेटिक्स होने चाहिए। उस बिना पर तो छावा जैसी फिल्में और केरला स्टोरी और ये सब जो है कश्मीर फाइल, ये सब सीधे सीधे धाराशायी हो सकती हैं। नहीं, इसमें भारतीय दर्शन में, भारतीय राजनीति में, भारतीय समाज में सिर्फ दो कॉन्ट्रडिक्शन है, ब्राह्मणिकल और नॉन ब्राह्मणिकल। तो ये दो पोल में अब नॉन ब्राह्मणिकल का एस्थेटिक्स अलग होना चाहिए और वो सशक्त और समर्थ होना चाहिए। उसके बहुत से फॉलोअर्स, ज्यादा से ज्यादा फॉलोअर उसके होने चाहिए, क्योंकि ये एक बड़ी दुखदायक स्थिति है कि जो शूद्र है वो भी जो फुले अम्बेडकरी एस्थेटिक्स है उसके पाले में अब तक नहीं आए हुए। सबसे ज्यादा लोग इस पाले में जब आएंगे तब वो पलड़ा मजबूत होगा। और राष्ट्रवाद की बात है कि राष्ट्रवाद के बारे में मैं कहूंगा दलितों का और शूद्रों का राष्ट्रवाद अलग है और उसके जनक राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले ही है। ज्योतिराव फुले ने एक ड्यूक ऑफ वेलिंगटन आए थे पूना में, तब उस ज्योतिराव फुले के वक्त सबसे बदतर स्थिति शूद्रों की और अछूतों की, दलितों की थी। तो उस वक्त उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने ड्यूक ऑफ वेलिंगटन को कहा था कि वो जो इंग्लैंड में है विक्टोरिया, वो हमारी माँ है, उनको हमारी माँ को बताइए कि हमारी शिक्षा का प्रावधान करे। इससे हम क्या पता चलता है हमको कि हमारा राष्ट्रवाद क्या है। हमारा राष्ट्रवाद जो भी हमारी गुलामी खत्म करेगा, हमें बराबरी के हक देगा, हमारे जीवन में आगे देने का मौका देगा, वही हमारा मुक्तिदाता है, वही हमारी माँ है। तो ज्योतिराव फुले ने ये भरी सभा में कहा है, तो इससे हमारा राष्ट्रवाद पता चलता है, जो अछूतों का शूद्रों का राष्ट्रवाद क्या है। जी, ये बातें अगर सबको पता है तो लोग अपने तरीके से सोचेंगे और अपने जो गलत कदम है वो पीछे लेंगे। जी ठीक है, संजीव जी के पास आते। संजीव जी, आखिरी टिप्पणी के तौर पर क्या मतलब इस तरह के जो बयान जो है वो जैसे इसको बताया जा रहा है विभाजनकारी और ये जो है दुर्भावनापूर्ण, या फिर मतलब इसके बहाने जो है मूल सवालों को गौन करने की, और हाशिए पे तो है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में जो है अभी फिलहाल पिछले 10 साल में देखे जाए तो इस तरह के तमाम सवाल जो प्रगतिशील और इन सारे मूल्यों को उठाती है उनको लगातार हाशिए पे धकेलने की कोशिश हो रही है। तो ये वो भी है कि आप जनमत का जो निर्माण करें, आपने जिस तरह छावा फिल्म पे जैसा उभार आपने देखा कि लोग जो है बच्चे 5-5, 7-7 साल के बच्चे जो हैं वो देख करके चिल्ला रहे थे, नारा लगा रहे थे, इस तरह से उभारा गया था। तो ये मतलब ये उसी दिशा में जाने का है कि मतलब जो फिल्मों या कला के माध्यम से एक तरह से जो नैरेटिव है पॉलिटिकल अभी का, उसको बहुत मजबूती से रखना। और काउंटर के तौर पे सर ने बहुत सही बात कही है। तो क्या ये संभव है इस तरह का काउंटर, ऐसा सर सुझा रहे हैं? जी, हेमंत जी भी ये फिंगर रेज कर रहे थे, तो मेरे बात शायद आप उनसे बात करेंगे ही। देखिए मनोरमा, बहाना कोई भी हो, एक अच्छी बात है कि बात हो रही है, ये अल्टरनेटिव नहीं है, कहिए मुख्य धारा के राष्ट्रवाद पर। राष्ट्रवाद को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान सभा के भाषण से समझा जाना चाहिए, जो उनका पहला भाषण है, जिसमें वो कहते हैं कि ये हम लोग कई अलग अलग समूहों के इंटरेस्ट के लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए, मैं भी उनमें से एक हूँ, मैं भी एक खास समूह के इंटरेस्ट का पैरविकार रहा हूँ, लेकिन आज से जो है राष्ट्र के ये इस आशय की बात करते हैं, आज से हम एक राष्ट्र के फॉर्म में इवॉल्व होने वाले हैं, इस तरह की बात करते हैं। तो यही तो राष्ट्रवाद है।
और वही मैं भीमा कोरेगांव की बात कर रहा हूँ कि भीमा कोरेगांव के नजरिए से देखिएगा तो राष्ट्रवाद बदल जाएगा, जो विजय सोनवने सरकार है। तो अच्छा है कम से कम कि इनके राष्ट्रवाद का के जो मुद्दे हैं, जो बिंदु हैं, जो हंगामे हैं, उससे अलग इस भीमा कोरेगांव वाले पृष्ठभूमि से कम मिनिमम बात हो रही है, एक अच्छी बात है। आज एक अच्छा हम लोगों के ऊपर भी टिप्पणियां हैं, उसको ले लेना चाहिए। बहुत दिनों बाद मैं मिस कर रहा था कोड, ये क्या ड्राइंग में मुआयर है, कोड तो लगता है नए नए रूपों में आ रहे हैं, तो आज 2 को ब्लॉक किया है। ये है ड्राइंग मेमोयर को हम लोग मिस कर रहे थे, तो हम लोगों के ऊपर भी उन्होंने टिप्पणी की है कि 8 दिन पहले भी यही विषय था, यानी इस पर ही बात होनी चाहिए थी, वो कहना चाह रहे हैं महात्मा फुले की जयंती के दिन। लेकिन तब हम लोग गांधी मैदान, यही मुद्दा चल रहा, यही बार बार डिस्कोर्स में आ रहा है। 7 दिनों में बात ब्राह्मणों पर मूतने तक लानी पड़ी, भद्र लोक की चर्चा को शूद्र लोक तक लाने में। तो चीजें तो हैं, होता क्या है कि आप वही है नैरेटिव, इस आलोचना को हम लोग पॉजिटिवली ले लेते हैं, लेना ही चाहिए। हालांकि इसके बाद ये आक्रामक होते चले गए थे ड्राइंग, तो अब आए हैं, वेलकम करना। मैं बहुत दिनों से मिस भी कर रहा था, खोज भी रहा था, जिनकी टिप्पणियां बड़ी महत्वपूर्ण होती है, लेकिन सच्चाई यही है। तो ये कम से कम ये है कि नैरेटिव वार में इस प्लेटफॉर्म पर आकर चर्चा हो रही है, ये कम से कम स्वागत होगी। ऐसी फिल्में बननी चाहिए, अनुराग कश्यप ने इस दौर में बनाया है, उस पर तो बात नहीं ना हो रही है। वो जो क्या अभी आप नाम ने लिया अग्निहोत्री की किसी फिल्म पे तो और बकवास फिल्में होती हैं, कला के हिसाब से भी बकवास होती हैं और नैरेटिव के हिसाब से भी बकवास होती है। लेकिन प्रधानमंत्री तक ने एंडोर्स किया, टैक्स फ्री किया जी, और 400 करोड़ से ज्यादा उसकी फिल्म ने कमाया, तो ये उसका पूरा घर भर गया करोड़पति। तो अब जी बिल्कुल, लेकिन ये जरूर है दक्षिण में फिल्में बन रही थी। ये है अनुराग के लिए भी बड़ी अच्छी बात है कि वो गाली वाली के दुनिया से लौट करके मैकबेथ में मैकबेथ उन्होंने, वो विशाल भारद्वाज और अनुराग दोनों ने मिलकर बनाया था ना मैकबेथ की कहानी पे। एक थोड़ा सा है कि बॉलीवुड एक अच्छा हुआ कि वो भी एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे एक अच्छे विषय पे आकर के फिल्म बना रहे हैं। संजीव जी थोड़ा और कि जो मुंबई फिल्म इंडस्ट्री, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, वो एक आइलैंड है, उसके जो एलीट उसका तबका है, उनके लिए जाति संप्रदाय उनके अपने जीवन में हो सकता है नहीं हो, लेकिन फिर भी जैसे कोकना सेन ने ये बात आकर के रखी कि जातिवाद है। नेपोटिज्म छोड़ दीजिए, जो सुशांत सिंह के बाद वो चला था वो अलग, लेकिन जातिवाद की बात आप देखिए कि इसमें एक सुखद बदलाव की तरह से, अभी जानवी कपूर का इंटरव्यू देख रही थी मैं, उसमें उसने बात किया था कि वो अंबेडकर और गांधी को पूना पैक्ट पर सुनना पसंद करेगी। शिखर पहाड़िया उनके ऐसे में अनुराग का आना, जातिवाद तो है ही ना, जातिवाद तो इनके कंटेंट में भी होता है, जातिवाद तो इनके कैरेक्टरों में होता है। अब तो धीरे धीरे कुछ यादव, कुछ दलित कैरेक्टर आने भी लगे हैं। इनका तो सारा सिंह साहब, श्रीवास्तव साहब और शर्मा जी मुक्केबाज भी है, थोड़ा सा वो सवर्ण और ओबीसी में आ जाता है कि गुलाल पूरी तरह से राजपूतों पर है। कंटेंट से लेकर के बैकग्राउंड तक में वो ये स्थिति रही है, इसमें कोई तो मत नहीं। फिल्में बनी हैं जो सकेब ने कहा, लेकिन उन फिल्मों की भी अपनी सीमाएं थी। जी ठीक, हेमंत जी आप कुछ कह रहे थे? जी मैं ये कह रहा था कि इस पूरे प्रकरण में आप एक चीज को गौर कीजिए कि जो स्टेट की भूमिका है और उसके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो उनसे उसमें प्रधानमंत्री को आप ले लीजिए, जो राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं। अब आप देखें कि ब्राह्मणवाद के नीचे आपको रहना है, ये प्रधानमंत्री इसको एक तरह से इंट्रोड्यूस करते हैं। जब मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि जब कोई देश का प्रमुख, चाहे वो राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री हो, अगर किसी ब्राह्मण के कदमों में गिरता है तो वो आप समझ लीजिए उन तमाम लोगों के लिए एक संदेश है जो ब्राह्मणवाद को चुनौती देते हैं या उसके शोषण उत्पीड़न के शिकार रहे हैं। यानी कि आपको इनसे न्याय की उम्मीद नहीं करनी, इनके खिलाफ आपको नहीं खड़ा होना है। प्रधानमंत्री जिस दिन अभिमुक्तेश्वरानंद के कदमों में गिरे, जो जातिवाद और वर्ण व्यवस्था के पोषक हैं, उसके पक्ष में उन्होंने तकरीर की है, तो वो दृश्य क्या था? वो दृश्य ये था कि आप इनको चुनौती नहीं देना है, ये प्रश्नों से ऊपर हैं, ये सवालों से इतर हैं, इनसे किसी तरह का सवाल नहीं करना है। तो
ऐसे वक्त में ऐसे प्रधानमंत्री के रहते हुए जब वो छावा का प्रमोशन करने के लिए उनकी पूरी पार्टी खड़ी हो जाती है पूरे देश भर में, कश्मीर फाइल्स के लिए वो अपने सांसदों की मीटिंग में कहते हैं कि इस फिल्म को सब लोग जाकर के देखिए। नहीं बल्कि दिखाया जाता है, मतलब कि ऑफिशियली दिखाई गई है फिल्म। स्टेट की जो यह भूमिका है उसमें ये उम्मीद क्या की जाती थी कि स्टेट एक ऐसे इसमें खड़ा होगा कि जिसमें कि सबको लगे कि हमारे लिए न्याय, इनसे उम्मीद की जा सकती है कि हमारे साथ न्याय करेंगे। लेकिन ये आज कॉन्शियसली ये संदेश दिया जा रहा है कि हम तुम्हारे लिए न्याय नहीं करने वाले हैं, हम तुम्हारे साथ अन्याय करेंगे। अगर ऐसी बात नहीं रहती तो फूले के लिए तो प्रधानमंत्री को आगे बढ़कर कहना चाहिए था कि खबरदार जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल। और सेंसर वो आगे बढ़कर के सेंसर बोर्ड को कहते कि आप ये बताइए क्या आपत्ति है इसमें। तो लेकिन एक फिल्म के प्रमोशन के लिए जब आप आह्वान करते हैं, आपकी पूरी पार्टी जो है अलग अलग राज्यों में, आपके मुख्यमंत्री हैं, आपके उप मुख्यमंत्री हैं या आप विपक्ष में कहीं हैं, सब जगह लोग छावा देखने के लिए गए, स्पेशल स्क्रीनिंग हुई उसकी। उसके बाद फिल्म हॉल से बाहर निकल करके आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो स्टेट किस तरह से एक पूरी तरह से एक धर्म विशेष के खिलाफ, एक विचारधारा के खिलाफ खड़ा है और एक विचारधारा के पक्ष में मजबूती से डटा हुआ है। तो ये जो भूमिका है ये सबसे ज्यादा खतरनाक है। इसीलिए मैं समझता हूँ कि ये इसमें सब लोग मिलकर के पूरा स्टेट ये इस दिशा में ले जा रहा है कि ब्राह्मणवाद को एक तरह से उसको किस तरह प्रश्रय देना है, उसको किस तरह से सवालों से इतर खड़ा करना है कि नहीं कोई सवाल इस पर नहीं हो सकता है। इसलिए इन्होंने एक अपने लिए एक संसद भवन बनवाया अलग से। जो मंशा इनकी 1947 में नहीं पूरी हुई, उस मंशा को पूरा करने के लिए उन्होंने एक संसद भवन बनवा लिया है। वो ये इसको कतई इसको साधारण बात नहीं समझा जाए। अब 10,000 करोड़ रुपया खर्च करके इस देश के लोगों की पाई का जो पैसा ये है, टैक्स का पैसा है, उसका खर्च करके आपने एक संसद भवन बनवाया क्योंकि आपको वहां पर ब्राह्मणवादियों को, पंडित पुजारियों को लाकर के पूजा करवाना था। तो क्या आप उम्मीद कर सकते हैं कि फूले जब फिल्म में जब दिखाया जा रहा है ब्राह्मणों का जो उत्पात, उनका जो भेदभाव, उनका उत्पीड़न, वो सहज ढंग से स्वीकार कर लेंगे? इन्होंने तो ये तो लगातार संदेश दे रहे हैं कि ये सब नहीं चलने वाला है, इनके चरणों में हमको रहना है। और उन्होंने वो सब जगह संदेश देते हैं। उनके वो अभिमुक्तेश्वरानंद तो उनके खिलाफ उन्होंने शायद उम्मीदवार भी खड़ा किया था अपनी ओर से चुनाव में, लोकसभा चुनाव के दौरान मोदी जी के खिलाफ। और मोदी जी उनके कदमों में अगर गिरते हैं तो संदेश क्या देना चाहते हैं? और उसके जरिए ये बाकी लोगों को संदेश मिलता है कि हम अगर कोई आदमी उस समय, मुझे लगता है कि पूरी जो व्यक्ति उससे पीड़ित है, उससे मुक्ति चाहता है, जिसको लगता है कि नहीं ये आधुनिक समाज के लिए खतरा है, तो वो तो गहरी उदासी में चला जाएगा। वो उसको तो लगे अगर मान लीजिए सीजीआई जाकर के किसी के चरणों में गिरते हैं, ये व्यक्तिगत आस्था का मसला नहीं है, ये बिल्कुल व्यक्तिगत आस्था का मसला नहीं है, ये प्रतीकों का मसला है। ये आप एक तरह से सिंबलाइज कर रहे हैं कि नहीं हमको इनके अधीन रहना है और इनके खिलाफ खड़ा होना है। बस पूरा विभाजन साफ साफ दिखाई दे रहा है, कहीं कोई इसमें लाग लपेट नहीं है। इस विभाजन को अगर हम लोग नहीं समझेंगे तो मैं समझता हूं कि घाल-मेल का वक्त नहीं है। सीधी मुझे लगता है कि अखिलेश यादव जो कर रहे हैं इस तरह की के लिए आपको मैदान में उतरना पड़ेगा, दूसरा कुछ नहीं है। कुछ अब सामने कुछ बचता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। आप सीजीआई छोड़ेंगे, ये आपको किसी दूसरे काम के लिए भी नहीं छोड़ेंगे, ये सबको चुनौती देंगे और सबके खिलाफ लठ लेकर के निकलेंगे। इनके पास दूसरा कोई तर्क वितर्क करने की कोई जरूरत नहीं है। ये गाली गलौज करेंगे, ये आप इनके लोग बंदूक लेकर के निकल जाएंगे, तलवार लेकर के, सब कुछ तो हो ही रहा है, देख ही रहेंगे। तलवार लेकर भी लोग निकलने वाले लोग हैं, पुलिस तमाशा बनकर खड़ी, तमाशबीन बनकर के खड़ी रहती है, तलवार लेकर के घंटों सड़क पर तमाशा होता रहता है, कौन रोकता है उसको? सही कहा साहब ने कि हम
कोई व्यक्ति अगर एक काली पट्टी बांध के निकल जाता है तो उस पर मुकदमा ठोक देते हैं, जुर्माना चालान और जुर्माना लगा देते हैं, लेकिन इन गुंडों पर कौन कार्रवाई हो रही है? ये एक गुंडा स्टेट बनाने की दिशा में आप बढ़ रहे हैं। इस देश को एक गुंडा स्टेट बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। जी, मनीष जी के पास आते हैं, जो विभाजन की बात कर रहे थे हेमंत जी। एक है कि अनुराग कश्यप जैसे लोग अकेले पड़ जाते, जो ताकत सत्ता ठीक है एट्रोसिटीज करी है, और अब हम ये भी देख रहे हैं कि ठीक उसी के समय में जब ये बात हो रही है दलित एट्रोसिटीज के, सिर्फ उसी एक उत्तर प्रदेश से कितनी घटनाएं उसके साथ साथ चल के आ रही है, जिसका जिक्र इन्होंने भी किया। अखिलेश यादव ने भी आज जब वो बात कर रहे थे तो उन्होंने उन सारी घटनाओं का रेफरेंस दिया जो थी। तो राजनीति जो है, जो विपक्ष की राजनीति, वो इस तरह के ऐसे मामले जब होते हैं, जब इस तरह से एक अभिव्यक्ति प्रभावित हो रही है, फूले जैसे फिल्म, संतोष जैसे फिल्म, इस पर आखिर राजनीति ही तो रास्ता देगी। जो राजनीति बाधित करे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या लोकतंत्र जो है हमारा आपातकाल के बराबर में है, तो ऐसे में विपक्ष की जो राजनीति है वो आपको कहाँ खड़ी पा रही, आप उसको कहाँ खड़ा पा रहे हैं? क्योंकि ताकत तो यहीं से मिलनी है ऐसी आवाजों को। अगर अभी अकेला छूटती हैं आवाजें तो मतलब है कि मुश्किल उनके लिए और होगी अपनी लड़ाई को लड़ना। यही लड़ाई अगर पूरा विपक्ष साथ में हो, ऐसी फिल्में, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और इन सारे मसलों पर, तो बात कुछ और होगी। अनम्यूट करिए। अनम्यूट करिए। उनके आवाज में डिस्टरबेंस है, इसलिए इधर से ही हम लोग करते हैं। मनीष जी आप छोड़ दीजिए, हम लोग कर रहे हैं, हो जाएगा। अब आपने अपनी ओर से कर दिया है तो आपको करना होगा। हम लोग कंट्रोल इसलिए कर रहे हैं कि वो जी साकिब कर रहे हैं कंट्रोल। जी आप बोलिए। जी मैं तो ये कह रहा था कि वो अकेलेपन वाला दौर खत्म हो रहा है। ये जो तुर्की बा तुर्की जवाब मिल रहा है, मैंने देखा अभी वो जो उपराष्ट्रपति का जो बयान था न्यायपालिका को लेकर के, जो सुपर संसद बन गई है न्यायपालिका, और जो है 142 को तरह से अनुच्छेद 142 को वहां बोला गया कि ये न्यूक्लियर बम है मने की तरह उसको मिला हो गया है। या वो जो झारखंड वाले निशिकांत दुबे हैं, उन्होंने बोला कि कानून सब उन्हीं को बनाना है तो संसद ही क्यों रहे, उसको भंग कर दिया जाए। तो मेरा ये कहना है कि इस पे बहुत तीखी प्रतिक्रियाएं पूरे देश भर से और लगभग समूचे विपक्ष की तरफ से बहुत तीखी प्रतिक्रिया इस पे आई है। इसीलिए मैं कह रहा था कि अभी रामजी सुमन अभी अकेले नहीं पड़े हैं, अभी आप इंद्रजीत सरोज भी अकेले नहीं पड़े हैं। या आपने देखा होगा कि बहराइच और संभल के समय भी जो हमले हो रहे थे तो वो समाज बहुत अकेले नहीं पड़ा था। उस पर बहुत मैंने देखा उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत ठीक ठाक प्रतिक्रिया आई। अभी आप देखिएगा इस मसले पर भी मैं देख रहा हूँ कि लोगों का बोलना शुरू हो चुका है। तो ये अभी मैं ये देख रहा हूँ कि अभी ये तुर्की बा तुर्की चल रहा है, ये थोड़ा इसको हम लोगों को थोड़ा अलग करके देखना चाहिए। अभी के दौर में ये सन्नाटा नहीं है, वो सन्नाटा टूट रहा है चौतरफा, हर मोर्चे पे टूट रहा है। मैं देख रहा हूँ ठीक अपनी बात बोल रहे हैं, और रिस्क जोन में जाने की तरफ मैं देख रहा हूँ कि हर तरह का जो नेतृत्व है थोड़ा रिस्क जोन में जाने चाह रहा है। कल कोई से पूछ रहा था कि ये क्या कोई उल्टा दाव तो नहीं पड़ जाएगा अखिलेश के लिए, ये जो ये कर रहे हैं, ये अपने नेताओं को के बयान को संरक्षण दे रहे हैं, तो कहीं ये उनके लिए उल्टा तो नहीं पड़ जाएगा। तो वो तो नहीं समझ पा रहे हैं ऐसा। वो आज चले गए, यात्रा करके वहां चले गए कि बयान को रोका नहीं, बल्कि वो वहां पहुंच गए, जा करके एक बहुत तीखा जवाब दे आया। तो मैं बस इतना कह रहा हूँ कि ये थोड़ा और बढ़ना चाहिए, ये थोड़ा और इस पे और ज्यादा पॉलिटिकल फोर्सेज को उनको आना पड़ेगा। असल में ये भी एक बात समझना है कि वो उनकी मर्जी का मसला नहीं रह गया है, उनको अब आना पड़ेगा। अंततः ये जनता का भी दबाव है, ये जन मोर्चे से भी एक दबाव है उनके ऊपर कि वो उसके। मनीष जी यहाँ पे ये भी था कि देखिए
जो पॉपुलर कल्चर होता है, फिल्म और ये सब, वो भी तो एक बड़ा माध्यम होता है नैरेटिव। जैसे कि आज की सत्ता का नैरेटिव आज जो मुख्यधारा की फिल्में वो फैला रही हैं, तो विपक्ष को यहाँ पर भी तो काउंटर करके, जैसे अनुराग कश्यप अभी जिस मुद्दे पर, या इस तरह की फिल्मों के जो भी निर्देशक हैं, प्रोड्यूसर है, उनके साथ विपक्ष को भी तो खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि तभी उनकी जो जिस तरह का वो चाहते हैं, जिन मुद्दों पर बात हो, फिल्म हो, लोगों तक पहुंचे, बात करें, वो बननी चाहिए, वो आनी चाहिए ना। संतोष बनी है तो देश में दिखाई जानी चाहिए छावा के बदले। बिल्कुल, आप ये इस पे जरूर आप बोल सकते हैं कि इस मोर्चे पर जो पॉलिटिकल नेतृत्व है दक्षिण से लेकर उत्तर तक, उसका अभी इस पे कोई बहुत उस तरह कोई बयान नहीं आया है। उसका इंतजार करना होगा। वो दक्षिण से भी नहीं आया है। हमको लगता है कि दक्षिण से आना चाहिए था, बहुत तीखा आना चाहिए था, कम से कम तमिलनाडु से तो आना ही चाहिए था, महाराष्ट्र से आना चाहिए था। तो वो वहां से बहुत पॉलिटिकल आप देखेंगे कि नहीं आया है। इसको एक्सेप्ट कर किया जाना चाहिए। लेकिन मैं नहीं समझता कि इस पे चुप्पी बनी रहेगी। इस पे हमको लगता है कि वहां से भी देखिएगा, हमको इंतजार है, हम इस उम्मीद में है कि पॉलिटिकल विपक्ष भी इस पे अनुराग वाले सवाल पे आएगा। ज्योतिबा फुले का सवाल है, इसलिए भी आएगा। केवल अनुराग के एंगल से आप इसको मत सोचिए, ज्योतिबा फुले वाले एंगल से जरूर आएगा, हमको लगता है। लेकिन अभी तक इस पे थोड़ी वो चुप्पी है, वो अभी कोई नहीं बोल रहा है पॉलिटिकली। मैंने सिर्फ इंद्रजीत सरोज को बोलते सुना है इस पर, ज्योतिबा फुले फिल्म पर, और किसी का भी नहीं देखा। इंद्रजीत सरोज को सिर्फ बोलते हुए देखा सपा के, और किसी का नहीं देखा अभी। जी, जो मुख्य नेतृत्व है उसकी तरफ से, जो पॉलिटिकल पार्टियों की जो बड़ी लीडरशिप है उसकी तरफ से अभी हमको कहीं कुछ सुनने को नहीं मिला है। तो देखते हैं कल तक देखा जाए। अभी इस मसले को बहुत लोग तो अभी समझने की ही कोशिश कर रहे हैं कि इस पे क्या किस रूप में इसको लिया जाए, क्योंकि उसमें प्रधान बना दिया गया उनके गाली वाले तत्व को, अनुराग के गाली को ही प्रधान बना दिया गया, वही ज्यादा डिबेट में आ गया है। और जो ढेर सारी जो बड़े प्रश्न उन्होंने उठाए हैं, उसको कोशिश हो रही है कि उसको कैसे उसकी बात ही नहीं हो, माने वो बहुत चर्चा में ही ना आवे। अब ये काम करना है कि वो जो बड़े प्रश्न उन्होंने एड्रेस किए हैं, उन प्रश्नों को सामने ज्यादा लाने की जरूरत है, उसकी बात करने की ज्यादा जरूरत है। वो देखना होगा कल तक क्या उसके आता है। जी साकिब, आप अपनी टिप्पणी, कंक्लूडिंग टिप्पणी ही करें। उसमें एक और, जैसे थोड़ा सा एक और, कि जैसे कुछ जातिवादी फिल्में जो है, जाति पर प्रहार करती फिल्में बहुत कम बनती है। आप देखिए चमकीला बनी थी, इम्तियाज अली ने बहुत उसमें सेफ रूट लिया था। उन्होंने अश्लील का ज्यादा बात किया था और जाति के सवाल गोल कर गए थे। हमने उस मुद्दे पर बात की थी। तो आप समझ सकते हैं कि उनको जरूरत थी सेफ चलने की, इसलिए उन्होंने, आप समझ सकते थे, मतलब प्रतीकात्मक ढंग से समझ सकते थे। लेकिन ऐसा तीखा सवाल, जबकि चमकीला वाला मसला भी ये था कि अश्लील के साथ वो जाति का सवाल भी उठाने वाली फिल्म थी। अब कोई और बनाएगा तो ऐसे भी चमकीला को बनाया जा सकता है। देखिए, मेरा ये मानना है, जैसे अभी मनीष भाई ने बिल्कुल कहा है, और सारी चीजें हम लोग पॉलिटिकल फोर्सेस पर नहीं छोड़ सकते हैं। मेरा ये मानना है कि जैसे अभी फूले आती है, फूले 25 को रिलीज होगी, और वो लेकिन जब कंट्रोल हो रही है, जब आपकी फिल्में, कला, अभिव्यक्ति सब पॉलिटिक्स से कंट्रोल हो रही है, तब फिर कैसे आपको तो वहां पे जाना ही पड़ेगा ना। बिना उसके पास गए हुए, वहां से आपको ताकत मिले बगैर, वो आवाजें कैसे फिर बाहर मेन स्ट्रीम में आएंगी। देखिए, अभी सिर्फ इसका टीजर रिलीज हुआ था, और उसके बाद जो इसकी जो प्रतिक्रिया हुई है, इस पर जो प्रतिक्रिया हुई है, आप अंदाजा लगाइए कि पूरी फिल्म रिलीज होने के बाद जो उसका मूल स्वरूप है, अगर वो उसी में रिलीज हो जाए तो फिर क्या होगा। इनकी सत्ता खंडर बनने में देर नहीं लगेगी। और मेरा ये मानना है कि जिस तरह से ये भाजपा के नेता, विधायक और छुटभैये गली गली के नेता, वार्ड पार्षद, ये जो प्रोजेक्टर लगा करके केरला स्टोरी और 72 हूरे ये सब फिल्में दिखाते हैं लोगों को, मुझे लगता है फूले जैसी फिल्में जो है वो अवाम के सामने, जनता के सामने इसी तरह से दिखाई जानी चाहिए। गांव बस्तियों तक जाना चाहिए। जो लोग कैपेबल हैं दिखाने के, मैं बिल्कुल अभी से ये कमिट कर रहा हूं कि जिस दिन फिल्म OTT पे रिलीज होगी और मैं सक्षम हो जाऊंगा कि मैं किसी प्रोजेक्टर पे लगा के किसी 100, 200, 500 लोगों को दिखा सकूं, तो मैं दिखाऊंगा, ये श्योर है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। मैं बिल्कुल दिखाऊंगा इसको। तो अपने हम लोगों का अपना भी कुछ जो दायित्व है, हमको उसमें भी सहभागी बनना है। और हमने पहले भी कहा था, मनीष भाई ने भी कहा था कि देखिए, हम लोगों को हर मोर्चे में जाके प्रेशर बनाने की जरूरत है। हमको पॉलिटिकल जो हमारे जो प्रतिनिधित्व करने वाले जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उन पर एक प्रेशर ग्रुप डेवलप करने की जरूरत है कि आप हमारे इन सवालों पर आके बातचीत कीजिए।
हमको ये हमारे सवाल ये नहीं है कि राहुल गांधी जनेऊ पहनते हैं कि नहीं पहनते हैं। हमारा सवाल ये नहीं, ये सवाल संघ का, भाजपा का हो सकता है, ये सवाल किसी दक्षिणपंथी संगठन का हो सकता है। हमको इससे मतलब नहीं है कि राहुल गांधी जनेऊ पहनते हैं कि नहीं पहनते। हमको इससे मतलब है कि राहुल गांधी संगठन में बदलाव कर रहे हैं, तो उसमें वो जो सामाजिक न्याय को की बात जो बार बार कर रहे हैं, वो उसको व्यवहारिकता से कितना अपने संगठन से लेकर के अपनी सरकारों में लागू कर पा रहे हैं। मेरा सवाल ये है, तो हमको इस पर फोकस करने की जरूरत है। और अभी जैसे आपने कहा कि जानवी कपूर का एक आपने वो देखा था कि वो पूना पैक देखना चाहिए। देखिए एक्चुअली वहां जानवी को वहां से वो चीजें, वो स्पार्क वहां से मिला होगा, क्योंकि जानवी ने धड़क फिल्म की जो एक्ट्रेस है जानवी है, और वो बिल्कुल ऑनर किलिंग पर है और जातिवाद पे, ये दोनों सब उस फिल्म ने उठाया है, अगर आपने देखा हो तो। और एक भूमिका उनके अभी जो मित्र हैं उनको लेकर के, शिखर पहाड़िया है, तो उनके जातिगत लोकेशन को लेकर के भी ये बात कही जाती है। बिल्कुल। तो और देखिए कपूर फैमिली वैसे भी थोड़ा माना जाता है कि भाई मतलब उस तमाम सेकुलर सोच के हैं, ये जो भी हैं। तो जानवी को मुझे लगता है कि ये धड़क से ही स्पार्क हुआ होगा कि उसमें दोनों सब्जेक्ट है, ऑनर किलिंग का भी एक सब्जेक्ट है और जाति का भी एक सब्जेक्ट है, जाति का दोनों सब्जेक्ट है उसमें। तो वहां से जानवी को स्पार्क मिला होगा। और मुझे लगता है कि जानवी अगर ये देखना चाहती है, मतलब अगर वो पूना पैक्ट पढ़ना चाहती है, तो आप अंदाजा लगाइए कि चीजें जैसी हम लोग चाहते हैं कि विमर्श में आए। ये सवाल था कि आप किन दो कैरेक्टर के बीच में अगर आपको मौका मिले तो आप देखना चाहेंगे उनके भी, तो बोले कि मैं आज की तारीख में मैं चाहूंगी गांधी और अंबेडकर वो पूना पैक्ट पे जो बहस कर रहे हैं वो मैं सुनना चाहूंगी। हाँ तो एग्जैक्टली, मतलब वो उस जगह जा रही है ना, मुझे हाँ उस एरा में जाना चाहती है वो। पूना पैक्ट जाहिर सी बात है, जब वो पढ़ेंगे तो उसको हो सकता है कि वो मतलब वो एक दो और लोगों को रिकमेंड करे, हो सकता है वहां से चीजें आगे बढ़ेंगी ना। कोई एक तो इनिशिएटिव ले, जहां चीजें बिल्कुल गॉन है वहां कोई तो इनिशिएटिव ले रहा है, तो हमको उसको जो है एडमायर भी करना चाहिए, उनकी तारीफ भी करनी चाहिए, बस और कुछ नहीं। जी तो आप सभी का, वो हमारी चर्चा 1.5 घंटे तक चल गई। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। बिल्कुल हाँ, दोनों को ताकत उसी से मिलेगी। हमें मतलब वो सब तमाम संभावनाएं, जो कहा जाता है जैसा राजा वैसी प्रजा, तो ये एक निजाम जो है वो बहुत कुछ तय करता है। अब आपके अभिव्यक्ति के जो है उसको भी नियंत्रित करता है या उसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है। जब कबीर पर फिल्म बनेगी तो बात जो है तमाम तरह के कठमुल्लापन पे और पोगापंथ पे, इन दोनों पे, पांडित्य पे, इन दोनों पे होगा। तो कबीर की फिल्म बनाने के लिए वैसा ही निजाम भी चाहिए, तभी वो प्रजा वैसी फिल्म बना सकेगी, देखेगी। ये सुनिश्चित होना बहुत जरूरी है। अनुराग कश्यप ने एक जरूरी मसले पर जरूरी सवाल किया, जिसमें उसी तरह से इस पर बात होनी चाहिए, खासतौर पर सेंसर बोर्ड जिस तरह की भूमिका में है और मौजूदा सत्ता जिस तरह से जिस भूमिका में है, उस पर ज्यादा बात होनी चाहिए और वहीं पर कोर्स करेक्शन भी होना चाहिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आभार अब तक साथ बने रहने के लिए। हम कल फिर मिलते हैं किसी और मुद्दे पर, तब तक के लिए नमस्कार।